पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। अभी इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मुहिम होके चली जा रही है या खत्म हो रही है। उसके बाद अभी दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ गया है। ये सभी साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया। अभी ऑक्सीजन में कार्बन में 3 प्रकार के कार्बन रहते हैं। एक सबसे जहरीला कार्बन होता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। डेंजर रहता है, अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। उससे भी थोड़ा कम हैजार्डस, लेकिन हैजार्डस तो है ही। जो डिपोजिशन में ज्यादा माना जाता है कि जहां जाए उसकी डिपोजिशन होती है, उसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड तीसरा जो आता है कार्बन ट्राइऑक्साइड। कार्बन ट्राइऑक्साइड ये हम प्रोसेस में यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसको प्रोसेस में यूज करते हैं। अभी है तीनों के पीछे एक बेसिक कार्बन ही, भले मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो, बेसिकली वो कार्बन ही है। अगर उसकी वैलेंसी हम काट दे, देखो मजेदार चीज है, जैसे हम उसकी वैलेंसी काटते हैं तो ये जो कार्बन है अगर हमारे जमीन में, जैसे सर ने बोला, डिपॉजिट हो गया तो उसकी वैलेंसी बदल गई। डिपॉजिट होना यानी क्या? अभी वो जैसे ही डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड फॉर्म में है तब तक वो हवा के साथ कोलैबोरेट है। किसके साथ है? हवा के साथ है। जब ये ह्यूमिडिटी के साथ मिलके पानी पौधों के साथ गुजर के, पानी के साथ गुजर के, पानी के साथ रिएक्शन बना के, जब ये सेमी सॉलिड और सॉल्ट फॉर्म में जब जाता है, सॉलिड फॉर्म में जब जाता है तो इसकी वैलेंसी टूट जाती है। जैसे इसकी वैलेंसी टूटती है ये दूसरे के साथ काम करना शुरू करता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में जब जाता है कार्बन, या लिक्विड फॉर्म में जब जाता है कार्बन, तो वो अपने सब जीवात, फंगस, सारे अच्छे फंगस, अपने जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इनको अपनी एनर्जी डोनेट करता है। एक ही चीज है इसके पास। सबसे बेस्ट क्या है? ऑक्सीजन में क्या है? एनर्जी है। हाइड्रोजन में क्या है? एनर्जी है। वैसे ही कार्बन में भी क्या है? एनर्जी है। ये तीनों नेचुरल एनर्जी सोर्स माने जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये तीनों नेचुरल एनर्जी सोर्स माने जाते हैं। और ये नेचुरल एनर्जी सोर्स अपनी एनर्जी के स्वरूप बदलते हैं तो जादू हो जाती है। समझ में आ रहा है सर जी? जब ये मोनो था, हैजार्डस था, डाई हो गया, थोड़ा हैजार्डस पना कम हो गया क्योंकि उसकी सोलिडिटी कम होगी, एयर में लोडिंग कैपेसिटी कम होगी। और इसका जब दोनों डाई मोनो निकल ही गया तो बचा कार्बन। वो तो और भी अच्छा है, ना हैजार्डस है, लेकिन जीवात, फंगस और बैक्टीरिया, इनका प्राइमरी सर्वाइवनेस, देखिए इसके लिए एक शब्द क्या है? प्राइमरी सर्वाइवनेस मीडिया बोल के काम करता है। यानी जहां जहां भी फंगस और बैक्टीरिया ग्रो होती है, भले अच्छी हो या हैजार्डस हो, वहां पे अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ग्रो ही नहीं हो पाती है। इसीलिए लगातार फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ रात के अंधेरे में होती है, क्योंकि रात के अंधेरे में ये पेड़ पौधे कार्बन को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, काफी मात्रा में बाहर छोड़ते हैं। और इसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस को जो एक्सेस हवा से इजीली मिलने वाला कार्बन जो है वो रेडीली मिलता है और वो सर्वाइव हो जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? समझे तो ठीक, नहीं समझे तो छोड़ दो, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। ये कार्बन एक चेन है, ऑक्सीजन एक चेन है और हाइड्रोजन भी एक चेन है। ये 3 चीजें यहां पे है तो सब जीवन सृष्टि सही है। ये इनकी मात्रा, इनकी सर्वाइवनेस और इनका स्वरूप बदल गया, गड़बड़े शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है? जहां कार्बन बढ़ जाता है वो ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो गया तो जो जीवित चीजें हैं सभी वो ट्रबल में आ जाती है। लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन भी घातक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जब कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उसका पानी हो जाता है, वो हाइड्रोजन के साथ कोलैबोरेट हो जाता है, फिर हवा ऑक्सीजन नहीं मिलता आपको। जैसे कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, जहां
पर्वतों के तरफ निकल जाइए, हाइट हाइट पकड़ते पकड़ते, तो ऑक्सीजन ऊपर 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 की कक्षा में जाता है और एक जगह पे जाके इतना कोलैबोरेट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि फिर वो जम ही जाता है। तो ये बेसिक थ्योरी, हम इसको बगल में रखते। तो आज जो पहल चल रही है कार्बन क्रेडिट पहल, जैसे सर ने बताया, बात 100% परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा उसको और एलोबरेट करके बताता हूं। कार्बन क्रेडिट यानी क्या? आज जो पूरे दुनिया में एक पहल चल रही है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सोचते हैं कि प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है, यह बात सही भी है, ऐसे देखा जाए तो गलत भी है। प्लांट हमें क्रेडिट, आपको ऑक्सीजन नहीं देता है, प्लांट उसमें से हाइड्रोजन ले लेता है पानी में से, बचा ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप बाहर निकल जाता है। वो आपको डोनेट नहीं कर रहा है, नेचुरली डोनेट नहीं कर रहा है। अगर वो डोनेट करता तो दिन रात आपको ऑक्सीजन देना चाहिए था, वो नहीं देता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो उसका क्या है? बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास पेड़ पौधे ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे सर ने बोला, उसको चेन में ले जाके उसके कार्बन के 3 स्प्लिटिंग भाग बनाता है। 3 भाग है उसका एनर्जी का भाग है, वो प्लांट के हाइड्रोजन, पानी के साथ के जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेट हुआ है उसमें कोलैबोरेट होके उसके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? अपने आप में, अपने शरीर में हो, प्लांट के शरीर में हो, वो एक एनर्जी है। हमें क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भी खाए तो एनर्जी मिल जाती है। सर क्लियर हो रहा है ना? उसका पहले क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बना। अभी कार्बोहाइड्रेट्स बने तो आगे थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो एनर्जी उसमें से फ्री हो जाएगी, कार्बन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, फिर उसके क्या बनेंगे? फिर उसके बनेंगे प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन्स बनते हैं। फिर एनर्जी अलग हुई थी, उसके सेकेंडरी प्रोटीन बनते हैं, और ऐसे इकट्ठा हो के ब्लॉक बनते हैं। और ये ब्लॉक, किसी भी चीज के ब्लॉक इकट्ठा होके बिल्डिंग बनती है। बात सही है ना? वैसे हमारे शरीर के सब ब्लॉक इकट्ठा होते तो अपनी बॉडी बनती है। इसलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन बॉडी में है तो बॉडी बन जाती है, अन्यथा बॉडी बनना मुश्किल है। करेक्ट है? ऐसे ही कार्बन गुजरते गुजरते जब फाइनल स्टेज में पहुंचता है, अभी कार्बन प्लांट ने लिया, उसका खाना बना लिया, उसका क्या बना लिया? खाना बना लिया। जैसे खाना बना लिया, अभी कार्बन को उन्होंने कार्बन करके जमीन में दिया क्या? नहीं दिया। कैसे दे पाता है? नहीं, उसके तो प्रतिरूप बन गए। उसके क्या प्रतिरूप बने? कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, सेकेंडरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन्स बन गए। बचा कार्बन जो है, और जो बॉडी में थोड़ा बहुत जो कार्बन लिया है, बचा है, वो कार्बन क्या करता है? फिर बॉडी में जाके लिग्निन बाइंडिंग मटेरियल बनाता है। लिग्निन बाइंडिंग मटेरियल यानी क्या? सॉलिड स्टोरेज बनाता है। अभी कार्बन का काम खत्म हो गया। अभी इसमें कार्बन प्रेजेंट है का? तो 100% है। पेड़ को तोड़ेंगे, नीचे अंदर देखेंगे तो रेड जैसा जो पार्ट दिखता है, उसमें हाईएस्ट कार्बन मिलते हैं। कार्बन की सबसे बड़ी चेन मिलती है। समझ में आ रहा है? अभी कार्बन तो इसमें बॉडी में ब्लॉक हो गया, यानी निकल गया, लेकिन एनवायरमेंट से तो चला गया ना, तो उतनी स्पेस में ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसी स्पेस में क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऐसे ही ये कार्बन जब हम पेड़ पौधों से फल, फ्रूट, पत्ते तोड़ के खाते हैं या जमीन में जाके सड़ते हैं, तो यही कार्बन फिर क्या हो जाता है? इसको वैलेंसी फ्री डायरेक्ट सी बनता है, यानी और ट्रूली कार्बन बनता है। जब डिकम्पोजिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो इसके एसिड और बेस, ये 2 स्वरूप में उसके कार्बन चेन पूरी हो जाती है। शुरू हुआ एनवायरमेंट से, लिया प्लांट ने, प्लांट के फूल बने, पौधे बने, यानी फ्रूट बने, या पत्ते बने, या डाली बनी, जो बना जमीन में गिरा, या आदमी ने खाया, जो कुछ खाया, खाने के बाद उसकी जो विस्ता है वो डिकम्पोज हुई। जैसे जहां जहां डिकम्पोजिशन होगा, वहां वहां बैक्टीरिया और फंगस का संपर्क आएगा। फिर यही कार्बन डायरेक्ट जो अलग अलग ऊर्जा में था, वो कॉन्सेंट्रेट होके फिर एक डायरेक्ट अनवैलेंसी कार्बन बन जाता है। और ये कार्बन जब बनता है तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। क्या बनाता है? फर्टाइल बनाता है। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम कैसे? जैसे सर ने बोला कि एक पौधा कितना कार्बन को क्रेडिट दे रहा है, तो इसके आपने 1 एकड़ में 1 केला लगाया तो 25 टन केली हो गई। तो इस 25 टन में जब ये 25 टन केला कोई ना कोई आदमी खाएगा ही खाएगा। ये खाने के बाद
उसकी विस्ता जहां जहां गिरेगी वो डिकम्पोज होगी, वो डिकम्पोज होके फिर कार्बन रिप्रोड्यूस होगा, और वो जो कार्बन होता है ना वो मोनोऑक्साइड है ना डाइऑक्साइड है, वो कार्बन टोटली एनर्जी होती है। तो इसके ऊपर अभी कार्बन क्रेडिट चेन चालू हो गई है। कौन सी? कार्बन क्रेडिट चेन चालू हो गई है। जैसे हमने कल परसों एक बात की थी गाड़ी में, हम कंट्रोवर्सी बात करते रहते हैं, तो हमारे देश की ऐसी पोजीशन है जो पृथ्वी के ऊपर अपना देश इतना जबरदस्त पोजीशन पे है कि हमारे देश में तीनों दिशा से पानी है। ये प्लेनेट के ऊपर अकेला अपना देश है इसको 3 दिशा से पानी है। काफी सारे देश ऐसे कि चारों दिशा से तो है या तो एक बगल में है, 3 दिशा से नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिशा वाला दिखता है। अपना एक देश ऐसा है कि जैसे तीनों दिशा से पानी है, इसकी वजह से तीनों ऋतु बने हुए हैं, 3 ऋतु बने हैं और इसकी परफेक्ट नेचुरल पोजीशन बनी हुई है। बारिश आएगी, गर्मी आएगी, फिर ठंडी भी आएगी, ये पोजीशन बनी है इसकी वजह से कि ये तीनों तरह से पानी है, इसकी वजह से वो पोजीशन है, अन्यथा वो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाकी वाले कंट्रीज में अगर देखो तो ठंडी आएगी तो 6 महीने तक ठंडी रहेगी, फिर बारिश आएगी तो 6 महीने तक बारिश रहेगी, मौसम खत्म। इसके बीच में मुंह दिखाई के लिए गर्मी आ जाएगी। करेक्ट है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, अब ये छोड़ दो जनरल नॉलेज, अब ये मेन एग्रीकल्चर नॉलेज पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मेन जो कमर्शियल क्रॉप आने वाले कुछ समय में आप जो बड़े तादाद में जिसका प्लांटेशन करते हैं या किसी ने किया भी होगा, काफी सारे किसानों ने, तो वो मिर्च है। और हम मिर्च के साथ साथ उसके अगल बगल के जो उसके जैसे अदर क्रॉप है उसको भी संबोधित करते हुए कुछ चीजें हम आपके सामने रखेंगे, जो भी हमारे 18 साल के ट्रैवलिंग में, प्रवास में, जर्नी में जो कुछ हमारे पास आया है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी तो खर्चा कर करके थकते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है। पहले तो हम खेत में वैसे ही न तो मिल्चिंग करते न बेड़ लगाते थे, कुछ भी नहीं, ऐसे डाला लगा दिया, मतलब बारिश आ गई लगा दिया, पौधा बहुत अच्छी हो जाती थी। अच्छा, अब की बार अब ये बात गई। और वो समय का प्रोडक्शन ज्यादा था कि ज्यादा अभी? था, बहुत था, अच्छा था, एवरेज था। एवरेज। अच्छा, खर्चा भी बहुत कम था, ना के बराबर। हाँ, हाँ, 15-20 दिन में दवा लगानी पड़ती थी, अभी 5 दिन में के लगानी बाद पड़ती एक बार है। दवाई लगाए थे। मुश्किल से वो भी। हाँ, और वो एक ही दवा लगा देते, इस बार तो 5-5 लगाते साथ में। 5-5 लगाते। हाँ, दवाई भी इथ्योन वो था, और जब एंडोसल्फान लगती थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं एंडोसल्फान, लगता था। मोनोक्रोटोपास। काका का बेसिक सवाल था कि पहले हम कर रहे थे, पहले हम काफी इजीली प्रोडक्शन ले रहे थे और आज गड़बड़े चालू हुई। 72 का समय है, 1972, हमारे पास मेजर 3% लोग भूखमरी से मर रहे थे। गवर्नमेंट ने ठान लिया कि हम भूखमरी को रोक देंगे, और उस वक्त में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में हमारी साइंटिस्ट की टीम ने प्रयास शुरू किए, और उस प्रयास का पहला ही पार्ट उन्होंने अडॉप्ट किया, और वो पार्ट था हाइब्रिडाइजेशन। क्या पार्ट था? हाइब्रिडाइजेशन। और वो हाइब्रिडाइजेशन फील्ड क्रॉप पे सबसे पहले ट्राई किया गया। फील्ड क्रॉप में भी कौन से? ज्वार में ट्राई किया गया। ज्वार जानते ना, खाने वाली फसल है ज्वार। और ज्वार में हमने ट्राई किया तो ज्वार का प्रोडक्शन 6 महीने में आता था। पहले ज्वार कितने महीने की थी? 6 महीने की थी। और 6 महीने में बारिश का इसका मौसम संभालते संभालते किसान थक जाते थे। एक आध भी बारिश हो जाती तो काली हो जाती थी। मैच्योरिटी के समय में पहले नहीं मिलती थी, 1-2 बारिश तो आती नहीं थी, तो चारे में ही चली जाती थी, तो लोग थकते थे। इसलिए प्रोडक्ट यानी प्लांटेशन तो काफी सारा होता था, लेकिन बारिश के 19-20 स्थिति चलते हुए उसमें से प्रोडक्शन वाले 60% से ज्यादा किसान नहीं पहुंचते थे। और 6 महीने का फसल, तो फिर वहां पे ज्यादा दिक्कतें थी। तो उसमें सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन चूज किया, और हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड निकाला। उसका आज भी हम हाइब्रिड ज्वार बोलते हैं। पहले हाइब्रिड, उसको ज्वार तो बाद में बोला गया क्योंकि सभी में हाइब्रिडेशन हुआ, लेकिन सब हम पहले क्या बोलते थे? ज्वार। और ये हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड ज्वार भी नहीं बोलते थे, उसको खाली डायरेक्ट हाइब्रिड बोलते थे। और वो हाइब्रिड यानी हाइब्रिड ज्वार, उसका प्रोडक्शन 3 ही महीने में शुरू हुआ, तो इजीली एडॉप्शन हुआ। 2-3 बारिश में ही प्रोडक्शन आना शुरू हुआ। ज्वार का प्रोडक्शन 6 से 7 क्विंटल आता था 6 महीने के बाद, लेकिन जैसे हाइब्रिड आया उसका 8 से 11 क्विंटल हुआ और 3 महीने में आया।
अभी किसानों को अच्छा लगा और प्रोडक्शन भी बढ़ के आ रहा है और कम समय में आ रहा है, तो इसकी वजह से हमने हाइब्रिडेशन को, हाइब्रिडाइज यानी हाइब्रिड सीड्स को स्वीकार करना शुरू किया। और करते 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 83 तक भिंडा, टमाटर इधर तक ही सीमित रहने वाला ये हाइब्रिडाइजेशन आज के डेट में पालक जैसे 1 महीने की सब्जी तक पहुंच गया, 1 महीने की सब्जी तक भी पहुंच गया। सब आज जो हमें दिख रहा है सब बेसिक सारी चीजें जो लगभग हाइब्रिड है। और ये हाइब्रिडेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ ऐसी है कि जब ये हाइब्रिड सीड हम खेत में लगाते हैं तो ये हाइब्रिड में डुअल जीनोम होता है, डुअल जीनोम यानी 2 जीन से एक बनने वाला जीन, डुअल जीन समझ में आ रहा है ना? इसमें एक ग्रोथ जीन होता है और एक प्रोडक्शन जीन होता है। ग्रोथ जीन यानी सर्वाइव जीन यानी इस एनवायरनमेंट में ताकत से खड़ा रहने वाला एक जीन चूज करती है कंपनी, और एक ऐसा जीन की जिसकी प्रोडक्शन काफी क्वांटिटी में ज्यादा है लेकिन वो रोग, कीड़ ऐसे चीजों में जल्दी जल्दी अडॉप्शन करता है, क्योंकि जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है। जो भी वैरायटी आज तक मार्केट में आई है किसी भी चीज की, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा उसमें बीमारी भी ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होता है कि बीमारी कम और प्रोडक्शन ज्यादा। ये कंपनियां बोलती है, ओरिजिनल ये चीज नहीं है, क्योंकि जिसमें बीमारी ज्यादा है वही चीज आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा दे सकती है। इसका भी दोनों का एक लिंक है। क्या लिंक है? कि जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है उसमें सेल क्लोनिंग कम होते हैं, यानी सेल क्लोन होना यानी एक से दूसरी सेल 100 to 100 गुण सूत्र लेके बढ़ने वाली क्लोन, उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन में बंटने वाली सेल बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल मल्टीप्लिकेशन यानी सेल मल्टीप्लिकेशन यानी क्या? 100 गुण वाली एक पेशी है, उसके 1000 पेशियां बनेंगी लेकिन गुण 100 ही रहेंगे, उसमें बटे जाएंगे, 0.001% गुण आएगा। इस ऐसे बढ़ते जाएंगे तो गुण कम होते जाएंगे, तो गुण कम होते जाएंगे तो क्रय क्षमता कम होगी। समझ रहे? तो जिस वैरायटी में सेल मल्टीप्लिकेशन कम रहता है और सेल मल्टीप्लिकेशन ज्यादा रहता है और सेल डिवीजन प्रोसेस कम रहती है, उसमें प्रोडक्शन हायर लेवल पे रहता है, क्योंकि वो कम समय में करोड़ों की तादाद में पेशियों को मल्टीप्लाई करने में जानती है, तो अनाज भी ज्यादा बनाती है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा देती है। इसके बनाने के चक्कर में वो क्या करती है? सकिंग पेस्ट जैसी जीवात इनको रेडी फीड भी दे देती है। बातें समझ में आ रही है कि ज्यादा हो रही है? तो रोक लेना मुझे जहां लगता है वहां। जो ज्यादा वो क्या करती है? सकिंग पेस्ट जो है इनके लिए खाना भी ज्यादा रेडी देती है। क्यों देती है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है तो पत्तों में खाना भी ज्यादा बनता है, खाना ज्यादा बनता है तो च्यूइंग और सकिंग पेस्ट इजीली उसमें से खाना ले लेते हैं और उनकी पीढ़ियों को भी जल्दी ग्रो करते हैं। उनकी पीढ़ियां कैसे चलती है? अगर उनका खाना पेट भर गया तो उनका दूसरा कुछ काम नहीं है, उनको ना जॉब पे जाना है ना उनको कोई बैंक में जाना है, बढ़ाना ही है, उसका दूसरा काम अल्टीमेटली प्रोडक्शन है। आप समझ रहे हैं? पेट भर गया तो दूसरा काम प्रोडक्शन, तीसरा कुछ काम ही नहीं उनके पास। और चौथा तीसरा काम उसके पास है वो कि मरना भी है। मैंने दूसरे को पैदा किया, मुझे अभी मरना है। तो ये अगर मुझे खाना इजी मिलता है, ये जो सकिंग पेस्ट, च्यूइंग पेस्ट, इनको खाना जल्दी मिलता है तो उनकी अगली पीढ़ियां जल्दी प्रोडक्शन में आती है। तो अल्टीमेटली जो वैरायटियां आपको प्रोडक्शन ज्यादा देने के लिए बनाई जाती है उनमें रेडी फीड ज्यादा है तो च्यूइंग सकिंग पेस्ट भी ज्यादा है। अल्टीमेटली इसी के साथ बैक्टीरियल और फंगल भी ज्यादा है। हाइब्रिड यानी जवार अभी भूल गया हो, बीटी तो अभी क्या नहीं है, पालक छोड़ दो सभी में आ गया है। खाली गवर्नमेंट अभी भी परमिट नहीं कर रहा है इसलिए दिखना है मार्केट में, नहीं तो जैसे ही गवर्नमेंट परमिट करेगी आपको 1 साल में हाइब्रिड नाम की चीज आप भूल ही जाओगे, सब बीटी दिखेगा। आप समझ रहे हैं ना? अभी वो बीटी तक पहुंच गया, वो आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल है। मैंने नाम उसके पीछे एक शब्द भी लगाया, आर्टिफिशियल यानी वो नेचुरल है क्या? नहीं है, हमने स्वार्थ हेतु से उसमें अंदर डाला है। बैसिलस थ्यूरेंजिसिस जैसी एक ऐसा जीव जो वायरल सेल बढ़ाता है, और ऐसे वायरल सेल
कि जो आपके अंदर क्लोरोफिल जो बन रहा है प्लांट के अंदर, वो क्लोरोफिल को जैसे ही वो ऑक्सीजन के ओपन एनवायरनमेंट में लगता है उसका पॉइजन बन जाता है। कोई जीवात उसको तोड़ेगी, सक करना चाहेगी तो वो उसका पॉइजन बनाता है तुरंत, सेकंड में, मिली सेकंड में। कितना हैजर्डस है चीज। डेंजर है तो डेंजर ही है, डेंजर ही है। उसके प्रयोग हुए, उसके डॉक्यूमेंटेशन हुए कि बीटी कॉटन का अगर कॉटन गलती से अपने सामने जल जाए, उसका धुआं, व्हाइट धुआं, मोनोऑक्साइड वाला धुआं अपने आंखों में चला जाए तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर अपनी अंदर की जो ब्लैक अपनी जहां पे प्रतिबिंबित होता है वो आके वो व्हाइट होना चालू हो जाती है। इतना हैजर्डस है। गवर्नमेंट को पता है क्या? तो 100% पता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर बीटी नहीं लाएंगे तो अपने को साल में एक बार ही कपड़ा मिलेगा, 10,000 का एक ड्रेस हो जाएगा। ये सच्चाई भी नहीं है लेकिन है। अभी उसको छोड़ देते हैं, हमारी तरफ आते हैं। जो हमारी तरफ बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे लिप कर्ल वायरस है, च्विंग है, सकिंग है, ये पेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी जिसकी सारी जड़ है हाइब्रिड। क्यों है? क्योंकि जब हाइब्रिड सीड हम लगाते हैं तो हाइब्रिड सीड की पोलिनेशन सिस्टम जो है वो प्री पोलिनेटेड होते हैं या पोस्ट पोलिनेटेड होते हैं। वो क्या करते हैं? प्री पोलिनेटेड करते हैं, खुद अपना पोलिनेशन खुद बनाते हैं। इसकी वजह से वातावरण से वो कनेक्ट हो ही नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको वेदर के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, बातें ज्यादा हो रही तो रोक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जब ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी हम बनाते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि आपको दिखता है इतनी फ्लावरिंग सेटिंग हो गई है कि हम गिन के थक जाएंगे। क्या होंगे? गिन के थक जाएंगे। लेकिन जैसे हम हार्वेस्टिंग करने जाएंगे, वेट नहीं आएगा, साइज नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद प्री पोलिनेटेड था। इसकी वजह से नेचर को देखा भी नहीं, नेचर को पूछा भी नहीं, सभी जितने फ्लावर थे उसके क्या बना दिए? फ्रूट बना दिए, क्योंकि उसकी पोलिनेशन सिस्टम अपने अंदर में है। हाइब्रिड है, ये प्री पोलिनेटेड है। इसकी वजह से इसमें नेचुरल बदलाव नहीं होते, जैसा है वैसा ही रहता है। बाकी वाले जो ओपन सीड वाला है, नेचर बदल रहा है। तो आप देखिए, आंबा है, चीकू है, पेरू है, कोई भी सब्जी है, आप बोलते हैं पहले हमारे इस मैंगो के फ्रूट जो थे इतने बोल्ड आते थे, अभी थोड़े साइज में कम आ रहे, कलर में भी थोड़े बहुत चेंज हो रहे, कुछ बदलाव धीरे धीरे बदल होता जा रहा है। ये बदलाव यानी क्या? इसको बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। कैसे? कि जैसे मैं यहां हूं, गुजरात में हूं, गुजरात से उठ के मैं कश्मीर जाऊंगा तो मेरी स्किन चेंज होगी पहले, फिर शरीर का आकार बदलना, आकार उकार सब बदलना शुरू होगा, मैं फिर गोरा दिखना चालू होगा। ये सारी चीजें जो बदलती है इसको बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन किसकी वजह से हुआ? वहां के वेदर की वजह से हुआ। लेकिन ये कहां पॉसिबल है? अगर मेरी बॉडी सिंगल जीनोम से बनी है, यानी सिंगल डीएनए बनी है, तो अगर मेरे अंदर दो डीएनए है तो यहां फिर गड़बड़ चालू हो जाती है। एक डीएनए मॉडिफाई होने के लिए तैयार है तो दूसरा उसको विरोध करता है। यही गड़बड़ हमारी मिर्च, टमाटर, ये जो हाइब्रिड सीड है इसमें होता है। होता कैसे है कि जैसे ही ये सेल प्री पोलिनेटेड है तो उसकी वजह से पोलिनेशन हो जाता है, लेकिन इसका डीएनए स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं होता। तो ये अनमॉडिफाइड डीएनए स्ट्रक्चर जब वायरल पेस्ट की वजह से वायरल इंफेक्शन में चला जाता है, डिसीज के अदर फंगल बैक्टीरियल डिसीज के ओर चला जाता है, और ये इतनी तेजी से मॉडिफाई होता है, यानी इसके अंदर का एक डीएनए तो लगभग एनवायरमेंट बदलाव से न बदलने की वजह से फेल ही हो जाता है। और जैसे फेल हो जाता है, ये सकिंग पेस्ट, च्विंग पेस्ट, इसको डीएनए को उठाते हैं अपने खाद के साथ, च्विंग करके, सकिंग करके पेशियों को उठाते हैं और ले जाके अगल बगल के कचरा, पेड़ पौधे, इसमें जाके होस्ट करते हैं यानी रख लेते हैं। अभी रख दिया, आपका जो बिगड़ा हुआ था, जिस समय में वायरस आया था, वहां की पेशियों को उठाया,
वो अपने स्वार्थ हेतु से लेके कहा गए अगल बगल के कचरा पेड़ पौधे इसमें आके रख दिया। अभी फिर पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल जब हम यही वैरायटियां फिर लगाते हैं तो फिर यही मॉडिफाई हुआ वायरल वाला जो पेशियात जो बगल में लाके रखी थी वही च्युइंग सकिंग पेस्ट दूसरी जो बनी हुई है वही पेड़ पौधों से उठ के कहाँ आती है, अपने फील्ड में आती है। अभी ये बिगड़े हुए जीएनए को लेके फिर अपने खेत में लाके घोस्ट करती है। जैसे ही फ्लावरिंग आती है, अब देखिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, धीरे धीरे काट के भी बताऊंगा मैं। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिए, अपने खेतों में टमाटर है, मिर्च लगी है, करेला लगा है, जो जो भी हाइब्रिड वाला लगा है, जब तक इसको फ्लावरिंग नहीं आती है तब तक अपना प्लॉट मजेदार दिखता है। बात सही कि गलत है? जैसे ही फ्लावरिंग आई, अगले 15, 20, 25 दिन इनके मुंह बदलने चालू हो जाते हैं। एक दक्षिण की तरफ देखता है पत्ता, तो दूसरा उत्तर की तरफ देखता है, एक नीचे ही देखता है, मुड़ने चालू हो जाते हैं, उसके शेप बदलने चालू हो जाते हैं, उसके आकार, उसके रंग, उसके रूप सब बदलने शुरू होते हैं। क्यों हुआ? एक तो पहला जैसे ही फ्लावरिंग आई, ऑक्सिन थे, एंजाइम्स बन गए, यानी जो हार्मोन चेन बदल गई, पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, जैसे हार्मोन चेंज हो गया, हार्मोन चेंज हो गया, अभी फ्लावर आ गए। ये फ्लावर अपने इसेंस भेज रहा है अगल बगल में, उसका एक स्मेल होता है जो हमें नहीं आता है, लेकिन ये सकिंग च्युइंग पेस्ट को पकड़ में आता है। जैसे इसको फ्लावरिंग आती है, जैसे ही फ्लावरिंग आती है, इसके जो इसेंस है अगल बगल के खेतों में दौड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे फैलते हैं, करोड़ों की तादाद में च्युइंग और सकिंग पेस्ट अट्रैक्ट होके कहां पे आते हैं? अपने फार्म में आ जाते हैं। और आते खाली हाथ नहीं है, जो पिछले साल वायरल वाले सेल ले जाके वहां रखे थे उसको लेके भी वापस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कचरे से उठा के लेके आते हैं, पेड़ पौधे से उठा के लेके आते हैं, और फ्लावरिंग के बाद 25 से 30 दिन यानी 1 महीना आपके खेतों में वायरल इंफेक्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कौन से वायरल इंफेक्शन? लीफ कर्ल वायरस पहला आएगा, और धीरे 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 जब बढ़ता जाएगा तो फिर लीफ कर्ल वायरस इतने डीप में ग्रो होता है कि वो नेटिव वायरस से पॉजिटिव वायरस बन जाता है। लीफ कर्ल वायरस यानी नेटिव वायरस है, वो कंट्रोल हो सकता है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर वो वायरस अपने खेतों के डंडिया जो होती है, नया आने वाली डंडिया, ये डंडिया भी पीली होनी शुरू हो जाती है, तो वो पॉजिटिव हुआ होता है। वो आखिरी स्टेज है, और वो स्टेज में जब पहुंचता है तो उसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बातें समझ में आ रही ना? शुरुआत कहां हुई? फ्लावरिंग में हुई। उससे पहले शुरुआत कहां हुई? जब मैंने पहली बार, अब ये चेन टूटती है, कब टूटती है? जब हम हमारे खेता में वैरायटी बदल देते हैं, तो वैरायटी 2 साल तक आपको कम तकलीफ देती है। क्यों देती है? क्योंकि हमारे पास पहली वैरायटी थी, उसके डीएनए स्ट्रक्चर बाहर लेके गए थे, वो वापस लेके आए तो इसको मैच नहीं होते, तो इसकी तकलीफ हमें है नहीं। इसीलिए कोई भी जब नई वैरायटी आती है तो आपको 3 साल सपोर्ट करती है, 3 साल। चौथा साल हाइब्रिड वैरायटी में दिखता ही नहीं आज। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले साल आधा अधूरा मॉडिफिकेशन होता है, दूसरे साल पूरा होता है, तीसरे साल तक आप प्रोडक्शन लेना ही चाहो तब ये मॉडिफिकेशन इतने तेजी से होता है कि वायरस करके हम थक जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये वैरायटी खत्म। ये सब गालियां अपने मुंह में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम लाखों की तादाद में पैसा गवा लेते हैं। बात सही है? अपना दुख पेट में आएगा तो मुंह तो आज नहीं तो कल मुंह में आ ही जाएगा, हो जाता है। लेकिन उसकी चेन समझने की आवश्यकता है। अभी इसको तोड़ना है। लीफ कर्ल वायरस को मेरे चेन में लाना ही नहीं, आया तो भी 2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो करे क्या? तो पहले बात हमने बताई, पिछले स्लाइड भी बोला था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसको मीडिया कौन सा है जो भगाता है, लेके आता है? तो है च्युइंग सकिंग पेस्ट। च्युइंग और सकिंग पेस्ट, च्युइंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट अलग होते हैं। सकिंग पेस्ट उसको हॉपर सामने से अंदर डालने के लिए सीरिंज जैसा एक हुप्पर यानी क्या उसको बोलते हैं? सुंड होता है। हिंदी में थोड़े शब्दों का कहीं गड़बड़ है इधर उधर, समझ जाते हैं आप। और च्युइंग जो होते हैं, च्युइंग उसको जबड़ा होता है, स्विंग नहीं, ऐसे सोंड नहीं होती। तो वो क्या करता है? खाना खाने के लिए सामने वाले 2 पैरों से आपके पत्तों को स्क्रैच करता है।
और स्क्रैच करके उसमें से जो बाहर आने वाली जो क्लोरोफिल है उसको पी लेता है, चूस लेता है। तो इसको बोलते हैं च्यूइंग पेस्ट, और जो सक करती है उसको सकिंग पेस्ट। दोनों अगल बगल एक सर के ही है, एक जैसे ही है, नुकसान दोनों का ही है, करेक्ट है। अब ये दोनों को पहले कंट्रोल करना है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? कि कितना भी स्प्रे करे, आप बोल रहे थे 15 दिन में पहली बार कर रहे थे, आपकी बात अपने जगह पे सही है, क्योंकि उस जमाने में इरिगेटेड लैंड काफी कम थी, तो यहां से उठ के सकिंग और च्यूइंग पेस्ट दूसरी जगह जाएंगे कहा कि अगल बगल खाली था। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार स्प्रे कर दिया, भाग के जाएगा कहा? सूखी जमीन पे तो भागेगा नहीं, फिर वो अपने कंट्रोल में आ ही जाता था। तो 15 दिन में एक स्प्रे में कर दिया तो सब मर ही जाते थे। आज क्या होता है, आज यहां स्प्रे करने चालू करते हैं तो आगे 1 मीटर वो आपके आगे भागता है, यहाँ आपका पंप चल रहा है वो आगे भागता है, आपको दिखता नहीं क्योंकि जमीन सरफेस से वो भागता है, और भागता वो क्या करता है, बाउंड्री लांग के अगले खेत में जाता है, फिर आपकी तरफ देखता है, अभी आ जाओ आपके दूसरे के खेत में, आप तो जाते ही नहीं हो। फिर 4 दिन तक वो होल्ड करेगा, आपकी दवाई की असर जैसे ही कम होगी 4 दिन तक आपने उसको भूखा रखा है, फिर तो जब वापिस आएगा डबल जोर से खाता है। फिर आप बोलेंगे कि ओलाला का टोलाला हो गया, कुछ किया तो दवाई है, इसने तो कुछ नहीं किया, तो अभी तो डबल तेजी से बढ़ गई, तो ये दवाई मार के ही बढ़ रहा है। हमारा साइकोलॉजी क्या होता है, दवाई की वजह से ही बढ़ रहा है, कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने पकड़ में नहीं आता है, अपने क्या होता है, पकड़ में नहीं आता है। तो इसके लिए वो अपने डीएनए स्ट्रक्चर को भी लेके जा रहा है वायरस वाले, वापिस लाके भी अपने खेत को बिगाड़ रहा है। अभी पहले एक था पौधा, इनको फैलाया किसने, च्यूइंग और सकिंग पेस्ट ने फैलाया, अपने आप तो फैलता नहीं। वायरस ऐसी चीज है कि जो कांटेक्ट से फैलती है, हवा और पानी से नहीं फैलती। एक पौधे से दूसरे पौधे को टच किया फिर भी नहीं फैलेगी, जब तक अंदरूनी चीज बाहर नहीं आएगी, ब्लड से ब्लड तक कांटेक्ट नहीं होगा। ब्लड से ब्लड समझ में आता है ना, HIV, ब्लड से ब्लड तक जब तक कांटेक्ट नहीं होता तब तक वायरस नहीं फैलता। अभी कुछ वायरस ऐसे थे, जैसे कोविड था, हवा से भी फैल रहा था, लेकिन वो हवा भी कौन सी, जो लिक्विड लेके बाहर आती थी, खांसी, आप समझ रहे ना, खांसा दिया तो पानी लेके बाहर आती थी तो फैलता था। समझ में आ रहा है? इसलिए वायरस को कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, खुद नहीं डेवलप स्प्रेड होता। इसलिए इसको अगर ये चेन को तोड़े तो वायरस भी कम हो जाए, च्यूइंग सकिंग पेस्ट भी कम हो जाए। च्यूइंग सकिंग पेस्ट को तोड़े तो कैसे तोड़े, वायरस भी कम हो जाएगा, च्यूइंग सकिंग पेस्ट भी रुक जाएंगे। तो करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले दवाई को भूल जाओ। दवाई भूलना यानी अपना दुकान बंद नहीं होना है, दवाई को भूल जाओ। दवाई क्या करेगी, 2 दिन का काम करेगी, बराबर है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो दवाई के लिए प्रैक्टिस की जोड़ दे दो। तो प्रैक्टिस क्या है, जो वैसे बगल में लगाया हुआ नेट है, ये नेट ऐसे नहीं चलेगा, ये जो नेट लगाया है, ये नेट जो लगाया है ये नहीं चलेगा, ये आधा अधूरा काम है, पूरा काम होना चाहिए। नेट पूरे सर्कल राउंड में चाहिए या तो स्क्वायर राउंड में चाहिए, जाने का रास्ता भी नेट से ही बना हो, खोल के अंदर जाना है। और नेट भी ऐसा हो जो 500 माइक्रोन से के ऊपर का, उसकी 2 बीच की जाली जो है वो नहीं चाहिए। 500 माइक्रोन यानी 2 से 3 mm, कपड़े से थोड़ा बड़ा। समझ में आ रहा है? ये नेट कहां पे लगाना है, फिनिशिंग में लगाना है। और कितना हाइट में, 7 फीट की हाइट में। क्यों लगाना है, क्योंकि 1.2 मीटर तक कोई भी फ्लाइंग, यानी जो चूसिया है वो फ्लाई कर सकती है, उसके ऊपर फ्लाई करने की उसकी ताकत नहीं। जैसे ड्राई वेदर होता है वो ऊपर नहीं जा पाती, नीचे ह्यूमिड वेदर है तो उसकी पंखुड़ियां में हवा लग जाती है, ऊपर ड्राई वेदर में वो सर्वाइव नहीं होती। तो ये अगर लगाते हैं तो बाहर से आने वाला रास्ता बंद हो गया, अंदर जो बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। जैसे हम स्प्रे करते 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 जाते हैं तो भाग के जाते हैं कहां तक, बॉर्डर तक, नेट तक, ट्रैप में आ जाते हैं। फिर आपका जैसे स्प्रे खत्म होता है, आखिरी आपका पंप स्प्रे होना चाहिए नेट के ऊपर। जैसे हम नेट में मारेंगे तो आपका 4 स्प्रे का खर्चे में, एक स्प्रे में ही 4 स्प्रे का कंट्रोल आपको एक साथ मिलता है। क्यों मिला, क्योंकि हमने साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। और ये हर स्प्रे शुरू करते समय और आखिर करते समय 2 चीजें बिना भूले करना है। शुरू करते समय भी उसमें एक पंप स्प्रे करना है, और जब जैसे ही स्प्रे खत्म होता है बाकी का
जब स्प्रे खत्म हो गया तो आखिर का पंप भी उसमें एक स्प्रे करना है, ये 2 स्प्रे करने हैं। लेकिन करना क्या है, जो नेट के ऊपर हम स्प्रे करते हैं उसमें कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करना है, ये बिना भूले करना है, नहीं तो दवाई फ्री, दवाई खाली और अपना काम जीरो। क्योंकि सिस्टमेटिक जो पेस्टिसाइड होते हैं ये क्लोरोफिल में जाके काम करते हैं। अब ये नेट के अंदर क्लोरोफिल नाम की चीज नहीं है, एक्टिव सेल्स है ये। एक्टिव सेल्स भी नहीं है, ये डेड है, मरा हुआ है। तो इसको हमें पकड़ के ही मारना है चूसिया को। तो यहाँ पे चाहिए क्या, कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड ही चाहिए, दूसरा वहां पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें भी इस्तेमाल क्या करना है, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, लैम्बडा साइलोथ्रिन, समझ में आ रहा है ना? बस ये थ्रीन जो है उसका ही इस्तेमाल कर दीजिए, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। 1-2 लीटर चेंज करके इसका इस्तेमाल करिए। अंदर का स्प्रे खत्म हो गया, वो नेट पे स्प्रे करिए। जब भी वायरल सेल आपके खेत में 1 पौधा 2 पौधा वायरल सेल यानी लीफ कर्ल वायरस, ये जब भी दिखता है तो आपको करना क्या है, उसके अगल बगल में चूसिया का या कोई भी स्प्रे आप कर रहे हो उसमें आपको बिना भूले विटामिन को इंटीग्रेट करना है। विटामिन को इंटीग्रेट करना है। विटामिन करता क्या है, जो अपने शरीर में खुद के जो डीएनए है, इन डीएनए की खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान को वापस रीजनरेट करता है। और उस पेड़ को समझ में आता है कि वायरस पेशी अपनी पेशी नहीं, उसको जड़ों से वो बाहर कर देता है। तो जो टेढ़े मेढ़े जो पत्ते हैं वापस सीधे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे सीधे हो गए, जितने भी वायरस के पेशी है उसको पौधा खुद ही खुद उसको मार लेता है। दवाई से वायरस कभी भी ना मरा है ना आने वाले समय में मरने वाला है। दवाई आज तक पृथ्वी के ऊपर वायरस के लिए एंटीवायरल डोज है यानी, लेकिन वो प्रिवेंशन में है। आने के बाद कोई भी दवाई किसी भी वायरस के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस अपनी जो सेल है, पेशियां है, उसको मिनट अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, स्ट्रक्चर ही बदलता है। इसकी वजह से वायरस के ऊपर दवाई नहीं बनती है। ठीक है, लीफ कर्ल वायरस और सकिंग पेस्ट समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा दूसरा क्या करना है, कंपनियां कितनी भी दवाई निकाले हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। 10,000 ppm नीम ऑयल, आसिफेट, इमिडा, इसके आगे हमारी मिर्च नहीं जानी चाहिए। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? इसके आगे मिर्च हमारी नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? जितने भी पेस्टिसाइड अगले कुछ सालों से निकले हैं, इनका इन कंपनियों ने, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए बता रहा हूं, इनका बेस इन्होंने चेंज किया है। इसका बेस क्या है? इनका बेस क्या है? इनका बेस पहले जो थे इमल्सिफायर, वो चेंज करके हमें इन्होंने सभी ने कॉमन ईथर इमल्सिफायर लाए हैं। ईथर इमल्सिफायर, और ये ईथर इमल्सिफायर करते क्या, काफी तेजी से शरीर में दवाइयों को फैलाता है। लेकिन ये तेजी में फैलाते ये सेल को इतने तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि अगले कुछ दिनों के बाद, आज आप दवाइयां जो नई बाजार की दवाई आ रही है, इसमें अगर आज इतना पत्ता अगर चौड़ा है तो आज इस दवाई को स्प्रे करके ट्रायल लीजिए, पत्ता छोटा होना चालू हो जाता है। 2 स्प्रे लीजिए, उससे भी छोटा हो जाता है। और पत्ता जितना छोटा, वायरस उतना ही जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो मिर्च एक ऐसी अकेली जादू जैसी चीज है कि इसके जड़ों के बगल में खाना यानी नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक फंगस काम करती है। उनके लिए बैक्टीरिया काम करते हैं तो इनके लिए फंगस काम करती है। इसलिए गांठ नहीं बनती लेकिन धागे बनते हैं। इसलिए अगर आप मिर्च का पौधा ऐसे उठाते हैं तो जड़ों के साथ भी बगल में भी मिट्टी चिपकी हुई दिखती है और ऐसे हिलती, तोरण जैसे हिलती है, लेकिन धागे नहीं दिखते क्योंकि वो बाल जैसे धागे होते हैं और वो जड़ों से अटैच्ड होते हैं। इसकी वजह से मिर्च अगर आपको लगानी है तो मिर्च ये ऐसी फसल है जो बिना पानी वाले एरिया में पाई जाती है। जहां पानी है वहां मिर्च नहीं है, नहीं तो किसान थक जाते हैं। ये ड्राईलैंड क्रॉप है। क्यों ड्राईलैंड क्रॉप है? क्योंकि इसकी संरचना अगर देखें फिजियोलॉजी से तो ये कम पानी में आता है, मिली पानी में आता है। इसको लीटर पानी की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी के? कम पानी वाला। केला बड़े पत्ते वाला है, ज्यादा पानी। चिंच, आंवला छोटे पत्ते वाला है। शेवगा क्या बोलते हैं आप? सरगवा, ड्रमस्टिक छोटे पत्ते वाला।
इसीलिए मिर्च के लिए बेड बनाते समय ध्यान रखना है कि मिर्च के बेड में हवा नहीं चाहिए। उल्टा है, बाकी वाले सारे फसलों के बेड में हवा चाहिए, तो मिर्च के फसल में हवा नहीं चाहिए। हवा आई, विल्ट आ गया, पूछना ही नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मिर्च की जो जड़ें हैं वो टमाटर जैसी, बाकी वाले सब्जी जैसी निचली तरफ कभी नहीं जाती है। मिर्च को उठा के देखिए, ऐसे 3 जड़ें होती है, एक शॉर्ट रूट, दूसरा होता है रनर रूट्स, रनर यानी फीडर रूट्स सॉरी, और तीसरी होती है एरल रूट्स, एरल यानी ब्रीदिंग रूट्स, यानी सरफेस रूट बोलते हैं उसको। सरफेस रूट, फीडर रूट खाने वाली जड़ें, और शॉर्ट रूट जो मेन सपोर्ट वाली जड़ें। ये 3 जड़ों में से एक मिर्च एक ऐसी जादू वाली चीज है कि ये कभी कभी अगर सरफेस रूट बंद हो गए तो हवा और पानी दोनों, ब्रीदिंग भी नीचे वाले रूट से करता है और खाना भी नीचे वाले रूट से लेता है। नीचे वाले रूट बंद हो गए तो ऊपर वाले रूट से भी खाना भी लेता है कभी कभी, और ब्रीदिंग भी कर लेता है। यानी दोनों इसकी जो जड़ें हैं ये एक दूसरे का काम अल्टरनेटली संभालती है। इसकी वजह से ये जो मिर्च वाली जो फसल है, ये फसल में आपको 100% ध्यान रखना है, इसका बेड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कंप्लीट फिट होना चाहिए। इसका जो मिर्च के खेत के फसल के बेड को पोचा नहीं करना है कभी। हवा चली गई तो मिर्च की भी हवा चली जाती है। इसीलिए इसको पथरीला क्रॉप बोलते हैं, जहां पत्थर ज्यादा, पत्थर जैसी जमीन, इसमें मिर्च काफी शानदार आती है। समझ में आ रहा है ना? पहाड़ी फसल यानी मिर्च पथरीली, फिट, कॉम्पैक्ट ऐसी जमीन, वहां पे जबरदस्त जोरों वाली आती है। सबसे पहले हमारा भारत का पहला रिसर्च सेंटर गुंटूर में है, कर्नाटक में। आप वहां जाके देखिए, जमीन मिट्टी दिखती नहीं, सब पत्थर ही है, रेड 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 पत्थर है। यानी जमीन को पलटी उल्टी करेंगे तो पत्थर जैसे रेती होती है ना, ऐसा। और एक बार बारिश हो गया तो इतनी फिट हो जाती है, इतनी हो जाती है कि आप वहां ट्रैक्टर से जुदाई भी नहीं कर पाओगे, इतनी फिट हो जाती है। इसलिए वहां मिर्च ना कभी डंपिंग और कोई बीमारियां नहीं। लोग बारिश पे ही मिर्च लगाते हैं और बारिश पे ही निकालते हैं, कोई ड्रिप नहीं है, फ्लड का पानी नहीं है, कुछ नहीं है, सालों से चलता आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी वो ट्रेडिशनल फसल है। क्यों है? क्योंकि वहां की वेदर और वहां का सॉइल उनके लिए फेवर है। एक दफा बारिश गिर गया, जमीन फिट हो गई, तो कितना भी बारिश ऊपर से बहेगा, जमीन में पानी इतना भी नहीं जाता है। इसलिए ऐसे जमीन में बोर, कुआं खोद के देखिए, एक बूंद नीचे जमीन में पानी ही नहीं है, पानी ऊपर से ऊपर बह जाता है। जमीन की रचना ही ऐसी है कि पानी जमीन के अंदर उतरता ही नहीं है। इसलिए वहां पे इरिगेशन डेवलप ही नहीं हुआ है, ना फ्लड ना ड्रिप। पीने के पानी के लाले पड़ते हैं दिसंबर के बाद, ये फैक्ट है। समझ रहे ना? तो हमें इससे क्या लेना है कि इसकी प्रैक्टिस क्या लेनी है कि बेड बनाते समय कॉम्पैक्ट बेड बनाओ। हम अभी महाराष्ट्र में जो जितना भी बनाते हैं तो करते क्या है, सक्सेस कैसे, 11-11 महीने तक हम चलाते हैं मिर्च। 2 फसल लेते हैं मिर्च की, लाम फ्रेश भी लेते हैं, लाम भी लेते हैं। लाम के लिए रिकट करते हैं और लेते, उस पर भी बात करेंगे, समय है ना सभी के पास। तो मिर्च लगाते समय आपको पहला क्या ध्यान रखना है, मिर्च के लिए बेड बनाओ। बेड बनाते समय पहली बार पेड़ में पानी देके, बेड में को गीला गीला नीचे से बहने तक पानी दे दो। 4 दिन की रेस्ट दे दो, 4 दिन के बाद दूसरा पानी दे दो, फिर 6 दिन की रेस्ट देके तीसरा पानी दे दो। ऐसे कुल मिला के 3 पानी देके, जब उसके ऊपर के छोटे 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 जो आपके ढेपड़े हैं, ढेपड़े ही बोलते हैं ना, ये ढेपड़े जब तक वो दब नहीं जाए तब तक आपको वहां पे ना मल्चिंग करना है ना मिर्च लगानी है। आप समझ रहे हैं? एक भी ढेपड़ा अगर रहा, ध्यान से सुनिए, एक भी ढेपड़ा रहा तो वो एक ढेपड़ा मिर्च, आप पेपर और जड़े इनके बीच में एरल स्पेस बनाता है, और ये एरल स्पेस बनी तो ना वो मिर्च खाना ले पाती है ना ग्रो कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? ना उसके लिए दिन समझ में आता है ना रात समझ में आती है, और वो कंफ्यूज मोड में रहती है, यानी स्ट्रेस में चली जाती है, और जड़ें काम करना छोड़ती है। तो वहां पे सबसे पहला फिजरी मिल्ट आ ही जाएगा। टमाटर एक सब्जी ऐसी है, वेल वाली की सब्जी है, वेल वाली जितनी भी सब्जियां है वो 5-5 फीट तक दूर जाके खाना उठा सकती है। ये वेल वाले सारी सब्जियों की ताकत है, 5-5 फीट तक दायरे में जाके खाना उठाती है। वहां जड़ें पहुंची है, रनर रूट्स, वहां पानी खाद मिल गया, वहां व्हाइट रूट आ जाएंगे, वहां से खाना लेके वापस ट्रेवल करेंगे। इसलिए उसको बेल बोलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसे भी बढ़ेगा,
उसकी जड़ें भी उतनी बढ़ती है, उसका सिस्टम। और जो टमाटर है वो बेल है, हम उसको झुड़ुप बोलते हैं, लेकिन वो एक्सल में क्या है? बेल है। टमाटर क्या है? बेल है। मिर्च बेल नहीं है, मिर्च झुड़ुप है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। झाड़, इसको झाड़ बोलते हैं। छोड़, हाँ, जो बड़ा नहीं और बेल भी नहीं, ठीक है ना? समझ गए? बहुत हो गया, आगे बढ़ गए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बेड बनाते समय में बेड की एरल कंडीशन को कंप्लीटली रिमूव करना है, 100% एयर को। तो उसके लिए क्या करना है? दूसरा पानी जब हम देते हैं तो इसके साथ आपको 2 लीटर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर देनी है। जैसे हम दूसरे पानी में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करेंगे, छोटे से छोटे जो है आपके जो फेफड़े नहीं, फेफड़े आपके उधर बनते हैं, इक्वल नाम है फेफड़े, वो बैठ जाते हैं। और तीसरा पानी पूरे बेड को चिपका लेता है और कॉम्पैक्ट बेड हो जाता है, ऐसा कि एक वन पीस। समझ में आ रहा है? और तीसरे पानी में आप मल्चिंग ढांचना चालू करो। तीसरा पानी में कैसे? पहले दिन फुल पानी चलाओ, मल्चिंग डालने से पहले ध्यान रखो, पहले मल्चिंग में पानी फुल चलाओ। जैसे आप पानी चलाते हो, ये पानी चलते ही पूरा बेड भीगा भीगा होना चाहिए। दूसरे दिन ड्रिप चलते चलते ड्रिप में ही आपको मल्चिंग फैलानी है। ड्रिप बंद करके कभी भी मल्चिंग फैलानी नहीं है, नहीं तो मल्चिंग कभी भी चिपकेगी नहीं, हवा पकड़ के ही रहेगी। जैसे ही मल्चिंग पानी 15-20 मिनट 25 मिनट पानी चालू किया, भेज आनी शुरू हो गई, तो मल्चिंग जैसे ही फैलाते जाएंगे, जो गीली मिट्टी है वो आपके जो मल्चिंग है उसको चिपका के नीचे खींच के रखेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चिपका के फिट करके रख देगी। जैसे ये फिट करके रह गई तो 0 एयर लॉगिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 0 एयर लॉगिंग। और जैसे ही 0 एयर लॉगिंग होगा, ये मल्चिंग आपका फसल खत्म होने तक जगह से हिलती भी नहीं है, ना साइज बड़ी होगी ना छोटी होगी। अगर हवा में एरल स्पेस रही तो एरल स्पेस का दूसरा नुकसान क्या है? दिन भर गर्मी गिरेगी तो ये मल्चिंग बड़ी हो जाती है और फिर रात को छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो जड़ों के ऊपर का जो उसका प्रभाव है खत्म हो जाता है और जड़ों को पूरी तरह से अपने प्रभाव में रखने में सक्षम नहीं रहती है। मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आ रही है? ध्यान है ना सभी का? मिर्च लगाने वाले और न लगाने वालों को भी सोचना चाहिए। तो जैसे हम पानी के साथ इसको लगाते हैं तो ये चिपक जाती है, चिपक गई तो मिट्टी के साथ वो अपना काम शुरू करती है। यानी गर्मी भी आ गई तो मिट्टी ठंडी है तो उसका साइज भी नहीं बढ़ेगा, छोटा भी नहीं होगा, जो है वही साइज में रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जड़ों के ऊपर का उसका जो प्रभाव है वो कम ज्यादा नहीं होता है। इसके लिए 3 पानी, तीसरे पानी के बाद ज्यादा पानी देके पानी के साथ मल्चिंग फैलाइए कंप्लीट। और फैलाते समय सुबह के 11 बजे के बाद और 5 बजे के पहले ही फैलाइए। और ये दूसरी कंडीशन, क्योंकि 11 बजे के पहले अगर मल्चिंग का रोल आपने कहीं रखा है तो रात के टेम्परेचर में उसका जो पॉलीमेरिक प्रोसेस है वो फैला होता है, सिकुड़ गया होता है। और फिर वैसे ही आप फैलाओगे और दोपहर की गर्मी जब आती है तो इतना फैलता है कि फिर लूज हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसकी ज्यादा से ज्यादा फैलने की जितनी क्षमता है वो क्षमता शुरू हो जाती है 35 से 40 टेम्परेचर के बीच में, और 11 बजे के बाद वो टेम्परेचर आ जाता है। जैसे आता है फैला दो, जैसा बैठेगा चिपक जाएगा तो चिपक ही जाएगा, वो बाद में हिलेगा नहीं। बेस्ट है। अभी बेड में काफी सारे लोगों का सवाल आता है मुझे कि मैं खाद हम क्या चढ़ाए, क्योंकि बाद में हम खाद चढ़ा नहीं सकते हैं। मेरी सभी लोगों से विनती है कि बेड में आप बिना भूले एक कैल्शियम सल्फाइड, सुपर फॉस्फेट, इनके अलावा ज्यादा कुछ डालने की चेष्टा भी मत करो। क्योंकि बेड जब कॉम्पैक्ट करके हम ढकते हैं तो जो इनसोल्यूबल चीजें हैं, डिस्पर्सेबल चीजें हैं, जैसे सोल्यूबल होना शुरू हो जाते हैं वो गैसेस को रिलीज करते हैं। और जैसे गैसेस रिलीज हो जाते हैं, वो गैसेस इधर उधर से आने के लिए जगह नहीं, तो आते कहां से है? पेड़ जहां लगा है उसी होल से बाहर आते हैं। और ये गैसेस क्या करते हैं?
पेड़ के बगल से ही जब बाहर आते हैं तो वहां की जड़ें और वहां के थड़ इनको उनकी पेशियों को जलाते भी है और वहां से फिर डायबैक, फिजर या फिर डंपिंग ऑफ, तीनों बीमारी को आमंत्रण भी देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सर? पीछे इसीलिए बेड में सुपर फॉस्फेट एसएसपी या तो रॉक फॉस्फेट, जिप्सम या कैल्शियम सल्फाइड, सल्फाइड मिल गया तो सबसे बेस्ट, जिप्सम डालने की भी आवश्यकता नहीं, कैल्शियम सल्फाइड, और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा डाला तो नीम ऑयल, नीम केक। इसके अलावा ज्यादा कुछ डाल के उसकी जो नेचुरल संरचना है उसको बिगाड़ने की चेष्टा नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जिनके पास मिर्च लग रही है उन सभी के पास तो 100% ड्रिप होगी ही होगी, बराबर है ना? तो ड्रिप अपने पास है तो हमें यह चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं कि उसको सॉइल हार्ड फर्टिलाइजर दे, जो भी देना है हार्ड फर्टिलाइजर ही देना है, लेकिन उसको ड्रिप के साथ देना है। बात समझ में आ रही है? पीछे बेसल डोज का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ना के बराबर डालना है। एक तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, या तो फिर कैल्शियम सल्फाइड। एकड़ में जिप्सम डालना है तो 2 टन डालिए, एकड़ की बात कर रहा हूं। खुला जिप्सम जो सस्ता मिलता है 70 रुपए के हिसाब से, बैग वाला डालना है तो 500 केजी से 700 केजी डालिए। सुपर फॉस्फेट बिना भूले एकड़ में 350 केजी जाना चाहिए। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 350 केजी जाना ही चाहिए। वो हम डाल रहे किस लिए? फॉस्फेट के लिए नहीं डाल रहे, वो डाल रहे किसके लिए? सल्फर के लिए डाल रहे। तो अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? तो कम से कम बीघे में आप 150 किलो एसएसपी डालिए, 300 के लिए जिप्सम डालिए। अगर जिप्सम नहीं डालना है, क्वालिटी नहीं मिलता है, तो कैल्शियम सल्फाइड डालो, 100 ही केजी डालो, बस बहुत हो गया। क्योंकि कैल्शियम सल्फाइड ही चीज क्या है? कैल्शियम सल्फाइड प्राइमरी जिप्सम होता है। प्राइमरी यानी एक्टिव को रिएजेंट बोलते हैं उसको, यानी उसमें जितने ऑक्सीजन मिलते हैं उतने सल्फेट बनते हैं। यानी 100 केजी अगर हम कैल्शियम सल्फाइड डालते हैं तो उसमें जितने ऑक्सीजन मिलेंगे तकरीबन 1.5 टन जिप्सम बनता है। क्वांटिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन जो जिप्सम 1.5 टन की जो सल्फेट्स है उतने सल्फेट 100 केजी में बन जाते हैं। जितने ऑक्सीजन पानी के साथ मिलेंगे उतने सल्फेट बनते जाएंगे। आगे बढ़े। बेड में कोई शंका है किसी की? मिर्च हो एक मजेदार और सक्सेस स्टोरी वाला टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे सोचने वाली और समझने वाली चीज है। मिर्च है, देखिए मिर्च है, मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूं। मिर्च है, टमाटर की मैंने बात नहीं की है, मिर्च है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और मिर्च ही है। तो मिर्च के लिए बेड जो है उसकी हाइट सबसे हाईएस्ट चाहिए। ये टमाटर में नहीं चलती है, क्योंकि मिर्च की जड़ें 17 इंच से बाहर जाती ही नहीं है। समझिए, 17 इंच से बाहर नहीं जाती है। इसीलिए 27 इंच चौड़ा, 22 इंच से 27 इंच चौड़ा और 14 इंच हाइट, मिनिमम 1.25 फीट के ऊपर हमें बेड चाहिए। क्योंकि बेड की हाइट जितनी बढ़ती जाएगी, पौधे की सर्वाइवनेस एरिया ऊपर की तरफ जाएगा, तो च्यूइंग और सकिंग पेस्ट अपने आप कम हो जाते हैं। इसमें च्यूइंग और सकिंग पेस्ट है क्या? होगी ना, क्यों नहीं? ना के बराबर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर उठने की जो क्षमता है, ये जो दिखते हैं, ये च्यूइंग और सकिंग पेस्ट नहीं है, ये फ्लाई है, मक्खी बोलते हैं उसको। आप समझ रहे हो? च्यूइंग और सकिंग पेस्ट की कैपेसिटी कितनी है? 1.2 मीटर, यानी ज्यादा से ज्यादा 22 से 27 इंच, सॉरी 2.25 फीट के अगल बगल में। अगर हमारी ब्रांच 2.25 फीट के ऊपर चली गई तो वहां च्यूइंग और सकिंग पेस्ट पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको उड़ना ही नहीं आता इतने ऊपर। समझ में आ रहा है? तो फिर हमें तकलीफ कौन देता है? ज्यादा से ज्यादा च्यूइंग, वो चल के जाते हैं। फ्लाइंग पेस्ट 80% काम अपना निकल गया। और जितना आप जमीन की तरफ इसको लगाएंगे मिर्च को, उतना आपको बीमारी से इतना तंग होंगे कि थक जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? छोटी छोटी क्लिप मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। इसीलिए बेड की 27 इंच चौड़ाई और कम से कम 12 से 14 इंच हाइट चाहिए। है आपके पास किसी के पास बेड ऐसा? तो ये बेसिक प्रैक्टिस में जब हम गड़बड़ी करते हैं तो हमारी सर्वाइवनेस कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दूसरी,
हमारे यहाँ और एक शॉर्टकट वाली एक नॉलेज होती है। क्या नॉलेज होती है? ज्यादा पौधे बैठ गए, ज्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर एक बार हम उल्टा उल्टा घूमते हैं, और फिर उसमें और सुपीरियर दिमाग लगाने वाले लोगों की तो हमारे पास कभी है नहीं। तो फिर उसमें हमें दिमाग लगा के बोलते हैं, सर हमने कहा लगाया 2 लाइन, हमने तो झिगझैग लगाया। बराबर, हमने कहा 2 लाइन लगाए, हमने तो एक ही लाइन लगाई है, झिगझैग लगाया। तो इससे ये झिगझैग, डबल लाइन, इससे दिक्कत क्या होती है कि अंदरूनी जो बाजू है उसको ना सुबह की लाइट मिलती है ना शाम की लाइट मिलती है। और इस जहां पे सुबह और शाम की जहां लाइट नहीं जाती है वहां पे ब्लाइट्स बढ़ते हैं, वहां सकिंग और च्यूइंग पेस्ट भी अपना डेरा बनाते हैं। लाइट भी नहीं आती तो खाना नहीं बनता, डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बीमारियां वहां आनी ही है। बीमारी की थ्योरी कैसी होती है बताता हूं। जिस पत्ती में लाइट नहीं आती है, जिस पत्ती में लाइट नहीं आती है उसके पत्ते से ना ऑक्सीजन बाहर जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। ब्रीदिंग जीरो ब्रीदिंग वाला पत्ता है तो वो पत्ता स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। इसीलिए चोरी कहां पे होती है? जहाँ स्टोरेज होता है वही जहां स्टोरेज होता है वहीं पे होती है। शोरूम में क्या एक एक गाड़ी लगाए, वहां क्या चोरी करेंगे? आप समझ रहे हैं? गुडाउन में ही चोरी होती है क्योंकि वही ज्यादा है ना। तो ये जो पत्ते हैं वो सबसे पहले बीमारी का पहला प्राइमरी अड्डा है। जितनी, इसीलिए कोई भी सक्सेस फसल करनी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट में लाने का प्रयास करिए। उसकी ज्यादा से ज्यादा कैनोपी लाइट में आए। जितनी वो लाइट में आएगी, लाइट जहां गिरती है वहां एसिड और बेस मीडिया बनता रहता है, और एसिड और बेस में कोई भी जीवात जिंदा नहीं रहती क्योंकि उसका स्पोर ग्रो ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसमें लाइट मिलाओ। इसलिए बीमारी या जीवात कहां है? अंदर तरफ ज्यादा है। क्यों है? वहां लाइट जाती नहीं। 13 इंच का बेड बनाते हैं तो दूसरा एक ख्याल रखना है हमें, कि जमीन से यानी बेड से 14 से 17 इंच तक उसको एक भी डाली भी नहीं रखनी है। प्राइमरी 3 ब्रांच आते हैं 14 से 17 इंच में, वो ब्रांच को भी आपको पहली बार ही काट देना है। एक भी ब्रांच जमीन की तरफ नहीं रखनी है। हवा इधर से उधर तक जानी है। समझ में आ रहा है? आप कभी कितने लोगों ने पॉलीहाउस में मिर्ची देखी है? डिजाइन कभी देखा? बेड 22 इंच का होता है। कितना बड़ा बेड होता है। मेरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात नहीं होता ही है। देखा है मैंने। प्रैक्टिकल चीज है। और उसको नीचे से हम 2 फीट तक एक भी डाली नहीं रखते। तो हवा यहां से वहां से यहां। ये क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर यानी प्लेनेट के ऊपर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जहां होती है उसको हम सूक्ष्म वातावरण कक्षा बोलते हैं। सूक्ष्म वातावरण कक्षा वो कितनी इंच है? जमीन से उठ के 27 इंच तक है। और यहां ये सब जीवात, बीमारियां सब कुछ भरा पड़ा है। जमीन से 27 इंच तक सब कुछ है। बार बार एग्जांपल हमने दिए हैं, इसलिए हम खाना भी परोसने के बाद रखते सिंक पे है, क्योंकि वहां पे वो जीवात भी नहीं है और बैक्टीरिया भी नहीं, फंगस भी नहीं। समझ में आ रहा है? वहां खाना सूखेगा, वो सड़ेगा नहीं। बराबर है ना? ये क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये बैक्टीरियल, फंगल और सकिंग पेस्ट, स्विंग पेस्ट, इसकी सर्वाइवनेस कम हो जाती है। वो जमीन की तरफ है। इसलिए निचली एक भी डाली आपको कम से कम 1 फीट तक नहीं रखनी है और बेड 1 फीट का करना है, तो आपका 27 इंच का दायरा लगभग पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है सर? तो पहली डाली आएगी तो 4 से 6 इंच ऊपर जाएगी, तो अपने आप वो 27 इंच के दायरे से बाहर निकल जाएगी। सक्सेसफुल चिली लगानी है, मिर्च लगानी है, और मिर्च मेरा दुख नहीं आनंद होना चाहिए। जैसे केला है ऐसा मैं आनंद से करूं, तो उसके लिए आपको पहला डिस्टेंस चेंज करना है। ये जो 4, 4.5 ये डिस्टेंस नहीं है चिली का, 7 फीट पे जाना है मिनिमम। 7 फीट पे जाओ और फिर झिगझैग लगाओ। डबल लेटरल के अलावा चिली नहीं लगानी है। 7 फीट पे 2 लेटरल एक ही बेड में, तो बेड फिर आपका 1 फीट का हो सकता है, क्योंकि आपकी उसकी चौड़ाई आराम से 2.5 से 3 फीट के ऊपर होती है। अभी जो 4 फीट में आप 1 फीट का बेड बनाने जाएंगे, यहां से मिट्टी ऊपर जाएगी तो वहां से नीचे जाएगी।
क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। समझ में आ रहा है? फिर होता क्या है हमारी मिर्च या हमारी फसलों में, हमारी फसलें हम नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर में बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम भीड़ बढ़ाते हैं, वो लाइट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करके हाइट बढ़ाते थे, और फिर हमारी कंपटीशन में हम खुश हो जाते, देखो मेरी इतनी आ गई, एक घंटा इतनी आ गई, नीचे कुछ लगाए तो बोल रहे नीचे नहीं, इतना क्यों गिन रहा है प्रोडक्ट अभी? नहीं होता है। बात सही है ना? प्रोडक्ट से नहीं होता। क्या गिनना है वो गिन प्रैक्टिकली हम कुछ देखते नहीं है। अरे मिर्च कितना होना है, इतना ही होना चाहिए। अभी मिर्च इतनी है और स्टेटस में आता है फोटो बिटो, देखो 5 फीट की मिर्च। बोरी भी डालना भाई, कितनी बोरी हुई वो भी डाल, वो नहीं डालते कि ज्यादा साहब। हाँ बिल्कुल, सही बात है। प्रैक्टिकल है, हमें भी अच्छा लगता है, किसान को अच्छा लगता है। देखो आपको अच्छा लगता है कि मैंने आपके फोटो के साथ मेरे स्टेटस में रखी, तो मुझे जानने वाले 2000 किसान हैं, तो आपको लगता है मैं 2000 किसानों तक पहुंच गया। तो हमारे अनिल भाई बोलते 110 दिन की मिर्ची और फोटो डाल देते, तो एक 2000 लोगों को लगता है 110 दिन की हाइट इतनी बढ़िया है, तो एक 2000 लोग अनिल भाई को फोन करते, साहब मेरे भी ट्रीटमेंट करनी है, तो हमारा काम बढ़ जाता है ना। लेकिन प्रैक्टिकली वो काम 1 साल का है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो अगले साल किसान भी आपको बुलाएगा, मुझे बुलाएगा और मिर्च भी लगाएगा ना। बात सही कि गलत है? हमने पहले ही क्या समझा कि मिर्च आपका प्लांट है, झुड़ुप है, पेड़ है क्या? तो झुड़ुप की हाइट क्या है? झुड़ुप की हाइट 1 मीटर। आप फिजियोलॉजी जाके देख लीजिए, पढ़िए, गूगल में डाल के देखिए, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए? 1 मीटर, 3.25 फीट। अभी आपकी इतनी हाइट, फिर बांधने के लिए रस्सियां कितनी, क्या क्या सरा डमा, ऐसा झाप ठाम, इतना मजा चलता है, झकझक। प्रैक्टिकली मिर्च कहाँ है ये ढूंढना है। इसलिए उसका बेसिक जो डिस्टेंस है, वो मिर्च का सही ढंग का डिस्टेंस है 2.25 फीट पे एक पौधा। 2.25 फीट के अंदर जब आएंगे तो सिंगल रो पे चलोगे, सिंगल यानी बाहर की 2 डाली आएगी। तो आपका जो सवाल था, दोनों तरफ ही जड़ें दिखेंगी, तीसरी तरफ आएगी नहीं, आपने दिया ही नहीं, क्यों आएगी? आपने ही उसको बोला है उगल बगल 1 फुट में है, तो उसका इससे दिया कहा गया, तो उसका राइजोस्फीयर वहां आता ही नहीं, तो दूसरी तरफ बढ़ो। आपने ही बताया उसको, या आना ही नहीं, दूसरा लगाया इसको। आप समझ गए? हाँ समझ गया। प्रैक्टिकल समझ में आए? उसका 17 इंच के दायरे में आपने कुछ गड़बड़ की तो वो भागेगा ना दूसरी तरफ, उसकी स्पेस ही आपने एक्वायर कर दी है। सर समझ में आ रही है? ये स्पेस एक्वायर करने से वो दूसरी तरफ भागेगा। इसीलिए 2.25 फीट के अंदर मिनिमम 2 फीट। अगर आपको लगता है बहुत पिकिंग कम होने वाली है, 40 दिन में पिकिंग नहीं चाहिए। जो किसान 70 दिन में पिकिंग चालू करे वो चिल्ली वाला सही किसान, वो 11 महीने तक पिकिंग करता रहेगा। उसमें भी कंपटीशन है। फिर हमारे बोर्ड वाले बोलेंगे कि बोर्ड लगाते हैं 40 दिन में पिकिंग स्टार्ट, हमारे किसान ट्रीटमेंट बाय पोलर एग्रो। फिर बाकी वाले लोग बोलते 40 में पैसा रिटर्न, चलो लालच है, बराबर है ना? फिर वो बकरी जैसा, एक गिर गई तो सब बोलते कि नीचे जाके क्या वो देख रही है, हम भी जाके देखते हैं, सब गिरते हैं। हम सब गिरते हैं। प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो 70 दिन से पहले पिकिंग नहीं होना चाहिए, और 70 दिन में पिकिंग उसी समय चालू होता है जब आप नीचे वाली 3 डालियां काट लेते हो। समझ में आ रहा है ना? 70 दिन में पिकिंग वही समय पॉसिबल है जब नीचे वाली 3 डालियां काटो, और फिर 70 दिन के बाद पिकिंग अपने आप 70 दिन में ही पिकिंग आगे निकल जाती है। यह 70 दिन में पिकिंग जाने का सबसे पहला फायदा अपना अच्छा है कि आपकी डंपिंग ऑफ और फिजर मिल्ट गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपके स्टेम की जो मैच्योरिटी है 100% स्टेम मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट व्हाइट हो जाता है। क्यों हुआ? आपने लाइटिंग किया, चारों तरफ से काट लिया, सनलाइट डायरेक्ट वहां तक पहुंच रही है। अभी ग्रोथ के लिए उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो बढ़ रहा है क्या? स्टोरेज बढ़ रहा है तो स्टेम बढ़ जाएगा, स्टेम बढ़ जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका मेन फ्लो तो वहां से ही खाना वो ऊपर नीचे होना है। हमारे मिर्च में क्या हो रहा है? स्टेम इतना छोटा और डाली इतनी बड़ी। अरे ये कहाँ की दुनिया है? ये शास्त्र उल्टा है ना? ये क्यों हुआ? पिकिंग चालू हो गई तो पहले 1 किलो से डाल रहे थे, पिकिंग चालू हो गई तो 5 किलो से डालने चालू हो गए। बात समझ में आ रही है ना? पूरा ज्यादा कर देते हैं।
रियलिटी है। तो डाली इतनी बड़ी और थर्ड इतना बड़ा, ये फिजियोलॉजी सही है क्या? ये इसकी लाइफ मिलेगी क्या? कैसे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मेरी मिर्च सही चलनी चाहिए? फिर मेरे जैसा आदमी आता है और उसको बोलते हैं कुछ भी दवाई बोलो साहब, अभी 500 का भाव है। मैं कहा से, मैं भगवान थोड़ी हूं। आपने उसको इतना बिगाड़ के रखा होता है कि फील्ड में आने के बाद मुझे अंदर से सवाल आता है, देखो डीजल गाड़ी में डाल के आए हो तो पैसा तो कुछ ना कुछ लगना है, तो मुझे लिखना तो है ही आपको। थोड़ी बहुत समझ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखूंगा, नहीं समझ में है तो फिर मैंने सुबह मेरी नींद खुली तब किसी किसान का पहला फोन आता है और वो बोलता है साहब आपने जो परसों जो स्प्रे दिया था क्या रिजल्ट आया? फिर मुझे आज दिन खत्म होने तक वही रिजल्ट, वही स्प्रे में 10-100 किसान को ठोक देता हूं। उनकी मिर्ची देखना तो मेरा बहाना होता है, पहले का भी वही स्प्रे और 10वें किसान के खेत में जाके वही स्प्रे। ये प्रैक्टिस है। इसीलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो 7 फीट बाय दवा 2.25 फीट, 2.25 नहीं होता 2, तो झिकझैक हम लगाते हैं तो पौधे तो 1.5 बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2.25 फीट गिनना कहां से? एक पौधे से दूसरा पौधा सीधा गिनना है, बीच में दोनों के जो आएगा वो आड़ा पौधा, उसकी डिस्टेंस नहीं गिनना है। मेरी बात समझी ना सब? समझ में आया? नहीं समझ में आया? झिकझैक जब हम करते हैं तो 2 पौधे का डिस्टेंस नहीं गिनना है। झिकझैक क्यों कर रहे हैं लेकिन? झिकझैक करने के 2 रीजन है। झिकझैक करने के 2 रीजन है। झिकझैक जब हम करते हैं, हमें ऐसे देखा जाए पूरी तरह से फैलना है तो उसको डिस्टेंस चाहिए 4 फीट, 4 बाय 4, 4 बाय 4। हाँ, मतलब 2 फुट पे लगा तो 4 फुट हो जाएगा। करेक्ट है? ये डिस्टेंस हम देते नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम स्प्रे करते हैं लाइट चाहिए तो अंदर तक जाती नहीं, इसलिए जब झिकझैक लगाते हैं तो सुबह की लाइट ये पोर्शन में मिल जाती है, शाम की लाइट वो पोर्शन में मिल जाती है। समझ में आ रहा है? स्प्रे करते समय इधर से गुजरते हैं तो झाड़ के अंदर तक यहां से मेरी दवाई पहुंच रही है, पिकिंग मुझे इजी होता है, इसलिए हम झिकझैक लगाते हैं। बाकी झिकझैक का कोई मतलब है नहीं। समझ में आ रहा है? आगे जाए। बेड बन गया, बेड बन गया ना? अभी तो बेड समझ में आया। बेड के बाद बेड प्रिपरेशन भी मैंने समझाया, ज्यादा कुछ नहीं डालना है। एक कैल्शियम सल्फाइड, दूसरा सुपर फॉस्फेट, तीसरी चीज नीम की। इसके अलावा ज्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। माफी चाहते हैं कोई साहब बोले कि यार कल तक लोग दबा दबा के ट्रैक्टर से ले जा रहे थे, आपने कुछ गड़बड़ की। क्योंकि क्या होता है, कुछ ही समय में शुरुआती स्टेज में हम खाद डालते हैं बेड में, और बेड में अभी जो नई तकनीक आई है पॉलीमल्चिंग, ये पॉलीमल्चिंग से जो फ्यूम्स बनते हैं नीचे जमीन में, और पौधा होता है छोटा, खाना उसको इतना चाहिए नहीं, और हमने तो दबा के डाला है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे में आ रही है ना? तो वो क्या होता है कि उसके काफी पेट्रोकेमिकल्स में उसका कन्वर्जन होता है। अब जो पेट्रोकेमिकल कन्वर्जन करके उसके फ्यूम बन के वो जो बाहर आते हैं तो दिक्कत करते हैं, थर्ड में भी फंगस लग जाती है उसकी वजह से, और जड़ें भी खत्म हो जाती है। ये ना हो, माइक्रोफ्लोरा बढ़े। आगे बढ़ते हैं। पौधा लगाना है, अभी हम पहुंचे पौधा लगाने के लिए। आपने होल बिल्ड सब डाल दिए, होल डालने के बाद पौधा लगा रहे। पौधा लगाते समय में 2 चीजों का ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ये मैं बात बता रहा हूं, चिली को दूसरे वेजिटेबल से कंपेयर नहीं करना है। चिली एक ऐसी फसल है जो कंपैरिजन में किसी फसल से मैच नहीं होती है। उसकी सारी टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक अलग है, उसकी टोटल फिजियोलॉजी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते। लगाते समय 2 चीजों का ध्यान रखना। एक पहली चीज, आज अगर हम पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उसको पौधा लगाने से पहले 2 दिन और लगाने के बाद 1 दिन, 3 दिन तक पेड़ भीगा रहना चाहिए, लेकिन पानी नहीं देना है। कितने दिन? 3 दिन। समझ आया? ड्रिप नहीं चालू करना है। लगाने के बाद 2 दिन, सॉरी 1 दिन, और लगाने से पहले 2 दिन। उसका जो भी कोकोपीट है वो पहले, उससे पहले कंप्लीट भिगोइए, लेकिन जितना पानी वाटर लॉगिंग में है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा पानी देने की चेष्टा नहीं करनी है। क्यों करनी नहीं है? जब हम पानी देके, अभी केले में लगा के देते हैं, बाकी वाले फसलों के पौधे में पानी डाल के हम लगाते हैं, चलता है। केले में, ये मिर्च में क्यों नहीं देना है? क्योंकि मिर्च में जब ये पानी जब ड्रिप यानी सॉरी जमीन में लगा के हम वहां पे मिट्टी उखाड़ के उसमें लगाते हैं पौधा, और मिट्टी ढाक लेते हैं, और अगर उसमें पानी है, हमने बेड कैसे बनाया? कॉम्पैक्ट बनाया। अभी उस बेड को पानी चाहिए नहीं, तो ये कोकोपीट से पानी ऐसे ही 2-3 दिन तक पड़ा रहता है।
और ये क्यों नहीं रहता है? बाकी वाली फसलों में इतना पानी हम दे के बेड को कॉम्पैक्ट नहीं करते, स्पोरल करते हैं। पीछे बात समझ में आ रही है ना? बाकी वाले फसलों में बेड को क्या किया? स्पोरल किया, पोछा पोछा किया, आपकी भाषा में पोछा ही बोलते हैं ना। इसमें हमने कॉम्पैक्ट किया। अभी कॉम्पैक्ट करने की वजह से वो कोकोमिक्स में से पानी खींचता ही नहीं, और उसमें आपने पानी डाल के अगर लगा दिया और लगाने के बाद अगर पानी दिया तो सारी तरफ से पानी खुली मिट्टी में चला जाता है, यानी जिसने जिधर खड्डा गिराया है उसमें उतर जाता है। और उसमें अगर उतर जाता है तो वहां पे शुरुआती स्टेज में ही जड़ों की जो भी जड़ें हैं वो उधर ही डैमेज करने शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए कम से कम लगाने के बाद 1 दिन और लगाने से पहले 2 दिन उसमें पानी का प्रभाव नहीं करना है। आगे बढ़े। मिर्ची बिना पानी की मरती नहीं है। केला सूख सकता है, मिर्च नहीं सूखेगी, उसके पत्ते भी गिरेंगे, फिर पानी में गिरा, फिर चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लगाने के समय में हम पौधे, अभी सब लोग पौधे यूज करते हैं ना। अगर कॉम्पैक्ट बन गए तो हाथ से लगाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे होल डालते समय काफी किसान लोग काफी सब्जियों में होल डालते समय प्रेस करने वाला औजार यूज करते हैं, खोदने वाला औजार यूज नहीं करते। होल बनाते हैं यानी प्रेस करके, वो प्रेस करके होल डालेंगे तो जड़े जो है उसकी कॉइल बनती है, सॉइल पर प्रेस हो जाती है। इसलिए वहां जो औजार यूज करना है वो खोदने वाला औजार यूज करिए। भले पेपर आपका थोड़ा इधर उधर फट जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन खोदने वाला औजार यूज कीजिए। खोदने में समझ में आता है ना, खोलने वाला। तो उसमें कोदाड़ी है, आपके जो भी कुछ साधन है, करेक्ट। ये दूसरी चीज मैंने काफी बार देखा है कि किसानों का फोन आता है, ऐसे उखाड़ के फोटो भेजते हैं, देखो ना साहब कॉइल बनी है, एक भी जड़ें काम नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? इसके 2 रीजन होते हैं। पानी डाल के आपने लगाया तो उसके आंखें जो है, उसके स्टेम के ऊपर आंखें होती है जड़ों की, वो खत्म हो जाती है। 3 दिन तक पानी पड़ा रहा, खत्म होती है, बाद में एक भी जड़ें नहीं आती। जो है वही गोल 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 राउंड घूमती है उधर की उधर, क्योंकि उसको सर्कल कैसे, कोकोपीट का जो ट्रे की साइज है उस हिसाब से उसको आदत लगी है गोल घूमने की। उसका स्पाइरल बना है ना, वो ऐसे ही घूमती रहती है। जो नहीं आई है वो ही बाहर जाएगी, वो नहीं कि आंखें बंद होगी, खत्म हो गई तो नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी लगाने के बाद तुरंत दूसरे तीसरे दिन जो भी आपका खड्डा है, आपने जहां लगाया है उसको बंद करना है। उसको क्या करना है? आप भी करते होगे ना? किससे करते हैं? मजदूर बिठाते हैं। नहीं, मजदूर खड्डे पे कैसे बिठाएंगे? यानी मिट्टी से ढाकते हैं। मजदूर हाँ, मिट्टी से ढाकते हैं। मुझे लगा मजदूर कोई होगा बिठा के खड्डे को ढाक लो। मजदूर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी से ढाकते हैं। तो मिट्टी से हमें ढकना नहीं है। ये बात ध्यान से बिना भूले करना है। यहां से आगे मिट्टी जहां लग जाती है, मिट्टी जो लग जाती है, मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में 118 प्रकार के एलिमेंट है, और उसकी वजह से जहां झाड़ को जिस स्टेज में जहां जहां मिट्टी पहुंचाएंगे वहां वहां की पेशियां ओपन हो जाती है, सेल ओपन हो जाती है, और बीमारी का वो अड्डा बनता है। प्राइमरी आपने ही बनाया, आपने हाथ से ही, क्योंकि वहां की स्किन को ओपन कर दिया। बात समझ में आ रही है ना सभी के? ओपन किसने किया? हमने ही किया, क्योंकि मिट्टी है, एलिमेंट है। एलिमेंट है तो उसको लगता है खाना है, खाना है तो अट्रैक्शन है, क्योंकि चार्ज है। अब चार्ज उसको समझ में आता है, तो चार्ज जहां है वहां पे सेल बाहर की स्किन में आती है, और सेल पेशिया जैसे बाहर की स्किन में आती है, वहां स्किन वो ओपन हो जाती है। जैसे ओपन हो जाती है वहां बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन चढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए करना क्या है? 200 लीटर पानी 80 केजी छाण, फ्रेश छाण। आपके घर में अगर राखुड़ी है या वीट वाले हैं उनसे मिलती है, तो वो 200 लीटर ड्रम में 20 किलो या 10 किलो राखुड़ी, कली का चूना बिना भूले आधा केजी, कितना? आधा केजी कली का चूना, आधा केजी ब्लीचिंग पाउडर 500 ग्राम, कितना? 500 ग्राम, 4 केजी गुड़, इसका घोल बनाओ, और ये घोल से ये पूरा जो भी आपका होल है इसको ढक लो, पूरा बंद। इससे फायदा क्या होता है? ये जब होल पे आप इसको डाल देते हैं, पतला करके डाल दीजिए, जैसे ही आधे घंटे में सूख के उसका एक टोपन कवर बन जाता है। बात समझ में आ रही ना? राख और जैसे ही आपका छान इकट्ठा होता है तो कवर बना देता है, और ये कवर जैसे बनाता है तो गर्मी अंदर नहीं जाएगी, अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन हवा अंदर आती जाती रहेगी। तो इसकी जो टॉक्सिक एयर है उसको बाहर आने के लिए हमें दूसरा रास्ता चालू करना है।
तो दूसरा रास्ता करना क्या है, अगर आपने फ्री मल्चिंग डाली है, दो प्रकार से मल्चिंग हम ट्रीट करते हैं, एक फ्री मल्चिंग और कॉम्पैक्ट मल्चिंग। कॉम्पैक्ट मल्चिंग यानी बंद की हुई मल्चिंग, दोनों तरफ से जमीन में दबाते हैं। और फ्री मल्चिंग यानी जो ये बगल में आपको दिख रही है 5-5, 6-6 फीट में बंद करो, एक रखो और बाकी वाली खुली रखो। समझ में आ रहा है? तो गर्मी और बारिश, इसमें फ्री मल्चिंग चाहिए। और सर्दी में अगर आप कुछ भी लगा रहे हो, इसमें सर्दी में, तो ये मल्चिंग बंद ही होनी चाहिए, नहीं तो इसका कुछ फायदा नहीं। पहला लेते हैं वाटर मैनेजमेंट। मिर्च उसको ही सक्सेस है जिसको वाटर मैनेजमेंट समझ में आया, क्योंकि मिर्च को पानी ml से चाहिए। लीटर से दे दिया वो मरने वाला है, उसके पत्ते अच्छे आएंगे, मिर्च बढ़ेगी, फ्रूट नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी हार्मोन चेंज जो है इसके बॉडी के अंदर, फ्लावरिंग, ब्रांचिंग और बडिंग, ये सारी चीजें करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ज्यादा पानी जिस मिर्ची में मिल गया उसमें वो हार्मोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, बडिंग नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और आप जरूरत के हिसाब से छोटा छोटा पानी मिलता है, कम पानी मिलता है, जरूरत इतना कम, यानी पूरा बंद नहीं, जरूरत जितना मिलता है, तो इसका फ्लावरिंग, बडिंग और सकिंग पेस्ट भी कम रहते हैं और जीवात भी, बीमारियां भी कम रहती है। सब समझ में आ रहा है? इसलिए पानी व्यवस्थापन इसका कैसा है, आप कैसे देते हो? रोज 1 घंटा आधा घंटा, हर रोज 1 घंटा आधा घंटा। इसका वाटर मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? चिली का स्पेशली वाटर मैनेजमेंट थ्योरी गर्मी में अलग है, सर्दी में अलग है और बारिश में अलग है। बारिश में क्या करेंगे वाटर मैनेजमेंट? तो दिन में लाइट होती है, तो दिन में अपना शेड्यूल कैसे होना चाहिए? वीक स्टार्ट डे और वीक एंड डे, हफ्ते का शुरुआती दिन और आखिरी दिन, इनके बीच में 3 दिन पानी। तो 3 दिन का शेड्यूल ऐसा है, 1 घंटा पानी, 1 घंटा पानी, दूसरे दिन पौना घंटा पानी, तीसरे दिन आधा घंटा, चौथा दिन रेस्ट। 1 पौना आधा रेस्ट, 1 पौना आधा रेस्ट, खत्म होगी बात। बस इतना ही करो। कितनी चूसियां कम होती है, कितने बर्ड मिलते हैं, साइज क्या मिलती है, सब में आपको जादू दिखती है। पानी ऐसे है क्या तो नहीं दिखता है खेत में, लेकिन चिली के मिर्च की तरफ देखेंगे तो दिखता है कि हरा भरा है, कोई गड़बड़ नहीं। बात समझ में आई? 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, 1 दिन बंद। सिंपल है कि नहीं? 1 आधा घंटा इतना तो घड़ी से नहीं चलेंगे। अगर इससे इतना होता नहीं है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन 1 घंटा चलाते रहिए। हर दिन 1 घंटा नहीं चलाना है, क्योंकि आपके पास अभी जो ड्रिप है वो कम से कम 40-50 सेंटीमीटर पे 2 लीटर का डिस्चार्ज वाली ड्रिप है। इससे नीचे तो ड्रिप है ही नहीं। बात सही है कि नहीं है? और हम 1 घंटा भी पानी चलाते हैं, 1 घंटा, तो 2 ड्रिपर से 2-2, 4 लीटर पानी गिर जाता है 1 घंटे में। गिरता है कि नहीं गिरता है? 40 सेंटीमीटर पे तो पौधा लगा नहीं है, तो 2 ड्रिपर एक पौधे में आ जाते हैं। 2 ड्रिपर भी आ गए तो 4 लीटर पानी हो गया। मिर्च को चाहिए कितना? पूरी डेवलप हुई चिली हर दिन का गर्मी में हाईएस्ट पानी लेती है 710 ml। कितना ml? खत्म हो गया। क्योंकि जितने छोटे पत्ते वाली फसलें हैं उसके पत्तों से पानी का जो एवापोरेशन है वो ना के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? ये बेसिक चेंजेस है। पानी इधर ज्यादा हुआ चूसियां बढ़ेगी, पानी इधर ज्यादा हुआ तो मिर्च का वजन कम हो जाएगा, पानी इधर ज्यादा हुआ तो बर्ड फ्लावरिंग ड्रॉप होने चालू हो जाएंगे, कम होने चालू होंगे। इसलिए मिर्च को वो किसान कर सकता है जिसको अपने पानी के ऊपर कंट्रोल है, अपने हाथ में कंट्रोल है, पानी देने की ताकत उनमें। नहीं तो गुजरात में वो प्रॉब्लम है, कुछ लोग स्प्रे करने के लिए मिर्च में ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझाऊं, ब्लोअर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गधे हैं, जिसको बुरा लगे वो लगने दो। क्योंकि मिर्च की जो फ्लावर की जो पोजीशन होती है वो 62 अंश सेंटीग्रेड डिग्री में ऐसा तिरछा फूल होता है जो अकेले मिर्च में ही दिखता है। और जो ब्लोअर है इसकी दिशा हमारी 45 अंश सेंटीग्रेड की डिग्री होती है, और इसमें अगर स्प्रे करने जाएंगे तो सारे फ्लावर ये कोने से वो कोने निकल जाते हैं। काफी एरिया में मैंने ब्लोअर वाला, ट्रैक्टर वाला भी स्प्रेयर दिखा। ये एक बात, काफी HTP से स्प्रे करो ऊपर से, पोजीशन लगते समय भी
मिर्च में स्प्रे करते समय आपके मजदूर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये बात गलत है। स्प्रे ऐसे ही होना चाहिए, सिर पकड़ के ही चलना है। रिजल्ट चाहिए तो कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है। मजदूर बोल रहे इसीलिए नहीं मत करो, बात गलत है क्या? ये बाउंड्री से नहीं चलेगा। कुछ कुछ चीजों में वो छोटी चीजें आपको संभालनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपका प्रोडक्शन आप ढूंढते रहोगे तो खेत भी नहीं मिलेगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। फर्टिगेशन मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर में सबसे बड़ा जो मिर्च है, ये मिर्च को सबसे बेहतर रिजल्ट कहां पे है? सबसे बेहतर कहां रिजल्ट मिलते हैं? कॉम्पैक्ट सॉइल, लोएस्ट वाटर मैनेजमेंट, मिनिमम वाटर मैनेजमेंट, यानी वाटर मैनेजमेंट परफेक्ट, मिनिमम वाटर, और फर्टिगेशन में टेक्निकल फर्टिगेशन। मैंने शब्द इस्तेमाल किया टेक्निकल। ज्यादा हुआ तो तकलीफ देगा। टमाटर, कोई भी आदर्श चीज ज्यादा हो गया तो कोई तकलीफ ज्यादा नहीं देगा, लेकिन मिर्च ये ऐसा चीज है, ज्यादा करेंगे तो भी तकलीफ देंगे, कम होगा तो भी तकलीफ देगा, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं, इन जड़ों के ऊपर ड्यूअल चार्ज है। क्यों चार्ज है? क्योंकि ये बनी ही ऐसी है कि इसके अगल मगल में फंगस का एसोसिएशन है, और इसकी वजह से ड्यूअल चार्ज है, बेस और एसिड दोनों चार्ज होते हैं। ये अकेली मिर्च है, इसलिए मिर्च। और ये किसमें मिर्च जैसे ऐसे काफी सारी चीजें जिसमें हायर इसेंस होते हैं, जिसको हम मसाले बोलते हैं, इन सभी में ये चीजें पाई जाती है। और इसके वजह से इसमें गलत फर्टिलाइजर गया तो आप गए, कम गिरा तो भी प्रॉब्लम आता है। तो फर्टिगेशन कैसे होता है? मिर्च को सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्ड कौन सा फर्टिलाइजर करता है? सबसे हाईएस्ट कौन चाहिए? तो सबसे हाईएस्ट इसको 1 नंबर पे चाहिए नाइट्रोजन ही। नाइट्रोजन कम गिरा तो जो मिर्च है टोकी हो जाती है, पत्ते छोटे होने चालू हो जाते हैं, पत्ते पीले होकर गिलने भी चालू हो जाते हैं। ये बेसिक लक्षण है। आपको क्या आज तक सिखाया है? नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो चूसे आ जाएगी। सिखाया कि नहीं सिखाया? जैसे ही हम खाना मिर्च को दे रहे हैं, उसमें से हाईएस्ट नाइट्रोजन क्यों चाहिए? क्योंकि मिर्च जो है हाईली इसेंसेबल और इसेंसिविटी का क्रॉप है। इसेंसिविटी का क्रॉप है, ऐसे साइंस बोलता है, फिजियोलॉजी में लिखा है इसेंसिविटी का क्रॉप। यानी क्या कि वो नाइट्रोजन को रिस्पॉन्ड करता है, नाइट्रोजन लेता है, उससे ग्रोथ करता है, और उसके कंपेयर में नाइट्रोजन से दूसरी छोर पे सबसे हाईएस्ट उसको चाहिए कैल्शियम। पोटेशियम नहीं चाहिए, इतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना उसको कैल्शियम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर सबसे हाईएस्ट, इसके वजन में अकेला एक फसल ऐसा है कि इसका एक मिर्च का वजन करो तो उसमें से 57% वजन खाली सीड का होता है। समझ में आ रहा है? ये बाकी फसलों में नहीं दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कहां ले जाने की कुछ चेष्टा कर रहा हूं। तो 57% वजन उसके खाली सीड का है, और इसमें सीड ज्यादा होने से ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा बनते हैं, और पूरी तरह से ऑक्सीजन बनने के लिए उसको पूरी तरह से कैल्शियम चाहिए। और अगर कैल्शियम नहीं मिला तो ऑक्सीजन नहीं बनेंगे। ऑक्सीजन नहीं बने तो मिर्च जो है टोकी भी होगी, हार्ड भी होगी, और ऊपर से काली भी होगी। ये बीमारी नहीं है, समझ रहे आप? ये रिक्वायरमेंट है उसकी कैल्शियम की। टोक के ऊपर काला धब्बा आना, काली शेड आना, पत्ते के नीचे काली शेड आना, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? फूल जो है, फूल के सामने बड़ ना आना, फूल बनना, ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि इसको अगर कैल्शियम नहीं मिलता है तो इसके इसेंस डेवलप नहीं होते, और इसेंस डेवलप नहीं होते तो मिर्च टोकी भी होती है, और जाड़ी हार्ड होती है, और इतनी हार्ड होती कि आप उसको मार्केट में बेच नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए 2 नंबर का फीड क्या है? इसका कैल्शियम है। अभी थ्योरी क्या बताती है और प्रैक्टिकल क्या है? अगर हमने नाइट्रोजन दिया तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी। अब वेजिटेटिव ग्रोथ को संभालना है तो फॉस्फेट चाहिए ही चाहिए। तो फिर तीसरे नंबर का इसको फीड चाहिए, तो तीसरे नंबर पे फीड जो आता है वो आता है पोटेशियम, चौथे नंबर पे आता है फॉस्फेट, पांचवें नंबर पे इसमें आता है, जिंक, और छठे नंबर पे आता है फेरस, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद लास्ट और बेस्ट, लेकिन छोटा चाहिए लेकिन बार बार चाहिए, होता है बोरॉन।
चाहिए कम, लेकिन चाहिए बार बार। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बॉडी में इसेंस होने से बोरॉन बॉडी में स्टोरेज नहीं हो पाता है, और स्टोरेज ना होने की वजह से उसकी डिमांड बार बार है, लेकिन कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी न्यूट्रिशन की चेन बताते हैं। अगर प्लांट को पोटेशियम चाहिए तो उसको नाइट्रोजन देना पड़ता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट पोटेश को अपटेक नहीं कर पाता। तो 5 मोलार मास 5 ग्राम पोटेश के पीछे कम से कम 3 मोलार मास यानी 3 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो पोटेशियम का अपटेक होगा। अभी अपटेक हो गया, अभी डाइजेस्ट होना है। अभी नाइट्रोजन तो डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप, लेकिन पोटेश नाइट्रोजन की वजह से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर पोटेश डाइजेस्ट होने के लिए फिर 5 मिलीग्राम पोटेश के लिए उसमें कम से कम 1 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हुई तो पोटेश की रिजल्ट नहीं आएगी। पोटेश बॉडी में पड़ा ही रहता है। फिर आपका गेहूं हो, चावल हो, केला हो, पपैया हो, वजन चाहिए तो पोटेश चाहिए, और पोटेश अपटेक चाहिए तो नाइट्रोजन चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए तो कैल्शियम चाहिए। ये होती है चेन। बातें समझ में आ रही ना? नहीं, अभी थोड़ा हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें करना क्या है? मिर्च अगर लगानी है तो हमारी डोसेस जो होते हैं फर्टिलाइजर के, वो डोसेस कैसे सेट करने चाहिए? तो पहली फ्लावरिंग तक का डोज जो होता है वो होते हैं वेरिएबल डोसेस। पहली फ्लावरिंग, पहला बर्ड आने तक, पहली फ्लावरिंग जब आती है बर्ड के बाद, वहां तक हमारे वेरिएबल फर्टिगेशन होने चाहिए। वेरिएबल यानी अलग अलग, ग्रोथ वाला अलग, ग्रोथ का डोज हो गया, अभी ब्रांचिंग वाला, ब्रांचिंग के बाद बडिंग वाला, ऐसे अलग अलग डोज होने चाहिए। लेकिन जैसे ही अदर साग सब्जी जैसे ही हमारा बडिंग से पहला पिकिंग शुरू हो गया, फ्लावरिंग होगी, पिकिंग चालू हो गया, उसके बाद इसकी रिपीट साइकिल शुरू हो जाती है। और ये रिपीट साइकिल बाकी वाले सारे फ्रूट वाले फसलें जो है इसमें 22 दिन की होती है। तो मिर्च में बाकी वाले सारे जो वेजिटेबल्स है इसमें 22 दिन की साइकिल चलती है। तो मिर्च जो है उसमें 33 डेज की साइकिल चलती है, 1 महीना 3 दिन। कैसी साइकिल? पहले ब्रांच आएगी, समझ में आ रहा है? पहले ब्रांचेस आएंगे। ब्रांचेस में मैं एक बात इसकी और एक खूबसूरत है, एक ट्रायंगुलर ब्रांचेस से चलता है। ट्रायंगुलर यानी सीधा चलने वाली एक स्टेम और बगल में 2 ब्रांच एक बार ग्रो होंगे। फिर उसकी ग्रोथ होगी तो अगले 15 दिन के बाद दूसरे पैरेलल 2 ब्रांचेस आएंगे, वो 2 ग्रोथ, फिर उसके साथ बीच में चलने वाली आगे, यानी बीच में जो चलने वाला है वो दोनों ब्रांचेस के साथ चलता है, कॉमन ग्रोथ होती है। अगर लेकिन जब इन दोनों की ग्रोथ हो रही है ईस्ट वेस्ट वाले ब्रांच की, तब साउथ नॉर्थ वाले ब्रांच की ग्रोथ नहीं होती है। तो उसमें फ्लावरिंग के बडिंग होगी, लेकिन नई ब्रांच मिलेगी नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? छतरी ग्रोथ। छतरी छाता है था ना, ऐसे अगर आप देखेंगे चिल्ली को तो ऐसे 3-4 ब्रांचेस आएंगे, ग्रो होंगी, वो उतनी ही रहेंगे, फिर बीच का बढ़ेगा, उसको फिर 3-4 आएंगी, ऐसे स्टेक मंजिलों वाली। समझ में आता है? बाकी वाले फसलों में कैसे होता है? एक ब्रांच आ गई, उसको ही दूसरी को तीसरी को चौथी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही ना? पहली 4 ब्रांच आ गई, ग्रोथ होगी, पिकिंग हो गया, खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। फिर ऊपर जो मेन स्टेम बढ़ती जा रही है वो फिर नई ब्रांच देगी, वो फिर बढ़ेगी, ऐसे। इसलिए इसको छतरी क्रॉप बोलते हैं, छतरी ग्रोथ क्रॉप। समझ में आ रहा है आपके? करेक्ट है। इसलिए इसकी ग्रोथ रिपीट है, वही उसी तरह। बाकी वालों की 22 दिन में, इसकी 33 डेज में। तो 33 डेज में ये करता क्या है? पहले ब्रांच की ग्रोथ, यानी फर्स्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ब्रांच ग्रोथ। फर्स्ट यानी मेन ब्रांच ग्रोथ। स्टेम के बाद क्या आती है? उसकी मेन ब्रांच ग्रोथ, वो होती है। उसके बाद उसकी सेकंड ब्रांच आती है, सेकंड ब्रांच के बाद उसकी बर्ड ब्रांच आती है, यानी एक साथ ब्रांच और बर्ड इकट्ठा बाहर आते हैं। और ये बर्ड ब्रांच के बाद चौथी ग्रोथ बर्ड से फ्लावर यानी पोलिनेशन से फिर फ्रूट, और फ्रूट के बाद प्री मैच्योरिटी, फिर पिकिंग। ये 33 डेज की साइकिल। फिर ब्रांच, वही सब चीजें, मेन ब्रांच, सेकंड ब्रांच, बर्ड ब्रांच, फ्लावरिंग, बडिंग, फ्लावरिंग, साइज, मैच्योरिटी, फिर पिकिंग। इसके अलावा कुछ उसके बाद कुछ नहीं होता है, यही रिपीट होता है कि नहीं होता है? आप अभी इसमें फर्टिगेशन करना चाहते हो,
सही में देखा जाए तो चिली को फर्टिकेशन करना है तो हर 48 आवर्स में आपको उसको खिलाना ही है। 48 आवर्स यानी 2 दिन। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें हर 48 आवर्स में नया जन्म लेती है, खाना मांगती है, लेती है, फिर बंद हो जाती है 48 आवर्स के लिए रिलैक्स, फिर 48 आवर्स, हर 48 आवर्स। बनाना में ऐसे 72 आवर्स। इनकी उनके उम्र के हिसाब से उनकी रूट साइकिल सिस्टम है, और ये रूट साइकिल सिस्टम चिली में कितने घंटे की है? 48 आवर्स की। इसलिए एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप खाना देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मैंने 48 आवर्स है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको खाना देना ही देना है, तो उसके रिजल्ट आपको एकदम ट्रिमेंडस मिलते हैं। समझ में आ रहा है? मेरी आपको विनती है, जो आज तक चला बेस्ट था, बेस्ट था। मैं कहा गलत बोल रहा हूं? बेस्ट था, लेकिन आज कुछ सुधार में मिल रहा है तो सुधार लेते हैं। तो सुधार यही है कि उसकी डिमांड 48 आवर्स में, तो 48 आवर्स में आप खिलाओगे तो अपने आप वो स्विच हो जाता है राइजोस्फीयर की चेन में, और उसकी रूटीन चेंज जो है डिस्टर्ब नहीं होती। आपने कभी रेट बढ़ गया तो एक दिन छोड़ के भी, हर दिन भी, पूरी बोरी भी, और रेट कम हो गया तो तेरा मेरा कोई वास्ता ही नहीं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? उसकी रूटीन चेंज जो है वो टूट जाएगी, और फिर सरप्राइजिंग रेट बढ़ गए तो फिर तू और मैं एक ही, ऐसा नहीं जमता है। टूट गया फिर उसकी पूरी बॉडी होल हो जाती है, खोल खाली हो जाती है, क्योंकि वो स्टोरेज यूज करता है, और फिर वो चला भी जाएगा। समझ में आ रहा है फिर बात? इसीलिए उसको ये ध्यान रखो। तीसरी, मिर्च में सही में सभी लोगों को पैसा बनाना है और सक्सेस लंबे समय तक चलाना है, लंबे समय तक। तो रेट वेरिएशन के पीछे मत लागो, क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वालिटी और क्वांटिटी। रेट आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, कुछ भी होगा। रेट में आपको दिक्कत, डर लगता है तो प्लॉट आपने आगे पीछे लगाओ, 15-15, 20-20, एक महीने के आगे पीछे चक्कर में लगाओ, तो इसमें नहीं मिलेगा तो उसमें मिलेगा, वो हो सकता है। लेकिन उसकी चेन को मत तोड़ो, और चेन को तोड़ना है तो फिर चिली मत लगाओ। रेट के भरोसे चलना है तो चिली, ये सेंसिटिव क्रॉप आप नहीं चला पाओगे, नहीं तो कुछ ही समय के बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो और एक चीज आपको करनी है, चिली को अगर मिनिमम कम से कम बीमारी चाहिए और प्रोडक्शन लंबे समय का चाहिए, तो सबसे पहले एसिटिक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को गोली मारो, 100% बंद करो। ये जब तक बंद नहीं होंगे, जीवात बंद नहीं होंगे, च्यूइंग, सकिंग, फंगस, क्योंकि अनडाइजेस्टिव, इसमें चार्ज जो एसिड के है वो नहीं चाहिए उतना भी अपटेक कर लेता है, जो नहीं चाहिए वो भी लेता है, और जो चाहिए वो जितना नहीं चाहिए उतना उठा लेता है, और उठा के फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो सकिंग, च्यूइंग, पेस्ट भी और फंगस भी आ जाएगी, और उम्र भी ढल जाएगी। आप समझ में आ रहा है? हम जब जरूरत जितना खाते हैं, तो जैसे नींद लेनी है, जमीन पे आड़े हो गए सो जाएंगे, और ओवर खा लिया तो 3 बार उठेंगे, 4 बार बैठेंगे। समझ में आ रहा है ना? डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस खत्म कर दिया है ना, अंदर जगह ही नहीं छोड़ी है बैक्टीरिया, फंगस और हवा के लिए। ऐसे ही अगर बॉडी में अननेसेसरी फीड बढ़ गया, तो वो अननेसेसरी फीड आपको डाइजेस्ट करने नहीं देता है, और डाइजेस्ट नहीं होता है तो वहां पे अनडाइजेस्टिव फीड पे जीवात और फंगस आ ही जाती है। करेक्ट है? और उसकी उम्र इतनी कम हो जाती है कि 3, 3.5, 4 महीने में तो आपका प्लॉट था बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस इतने, बाद में जाके 10 किलो खिलाएंगे तो 2 किलो देगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। इसीलिए आपको वो परवड़ता नहीं। लेकिन आप पहले दिन से एक बेसिक चेन लेके आगे गए तो आपको क्यों परवड़ेगा नहीं? हम मानते हैं कि चिली जैसी फसल अगर 11-11 महीने तक पिकिंग हो सकती है, तो आप कम से कम 6-7 महीने तो चलाए, क्योंकि गर्मी में चिली नहीं खाते लोग। बिल्कुल नहीं, खरीदने नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, आपको ठंडी से गुजरने की आपकी ताकत ही नहीं है, ऐसा बोलिए। ठंडी से गुजरते ही नहीं, आधा अधूरा जान ठंडी में ही चला जाता है। क्योंकि जितने भी लोग वाटर सोल्यूबल का इस्तेमाल ज्यादा तेजी से करते हैं, वो जाके ठंडी में अटकेंगे, किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमें वाटर सोल्यूबल को गोली मारना है तो छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है कि 1261-0, 1340-13, 19-19-19 ऐसी जो ग्रेड है उसको आपने खेत में लाना ही नहीं है।
और उसके अलावा आपको ग्रोथ दिखती भी नहीं है, बराबर है ना, हैबिचुअल हो गए। तो इसी के ऑप्शन में हमने बार बार बोला है कि आप हार्ड फर्टिलाइजर को ड्रिप से सॉफ्ट करके सोल्यूबल करके छोड़ सकते हैं बिना एसिडिक किए, मिनिमम एसिडिक करके छोड़ सकते हैं। 24-24-0 जो आपको सबसे बेहतर 13-40-13-12 का रिजल्ट दे सकता है, 12-32-16 आपको 13-40-13 का रिजल्ट दे सकता है। खाद तो वही है, खाद कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हार्ड फर्टिलाइजर की एक खूबसूरती क्या है, हार्ड फर्टिलाइजर धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से अपटेक होता है क्योंकि उसके पास चार्ज कम है, और हार्ड जो वाटर सोल्यूबल है उसके पास एसिडिक चार्ज ज्यादा होने से वो अभी छोड़ा तो कुछ घंटे में प्लांट उठा के ले भी जाता है, कितना चाहिए देखता भी नहीं, और वो अनडाइजेस्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो 2-3 ये जो थ्योरी आप हमने बताई है, इन थ्योरी को हम अगर जरूरत से हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो चिली इतना इजी क्रॉप है कि उसको जहां पे आप गुंटूर की तरफ हम जाएंगे तो आपको मजा आएगा, कभी घूमते हैं तो जाते हैं तो जाके देखिए, वो लगा के आते हैं और पिकिंग करते हैं, दो डीएपी, एक पोटैश और एक यूरिया, खत्म हो गई बात उनकी। वो फिर कभी डालते भी नहीं और कुछ देखते भी नहीं, जितनी बारिश आई पिकिंग करते रहते। पहले 3 पिकिंग हरी भरी बेचते हैं, उसके बाद जो बचा उसको लाल करके बेच देते, खत्म होगी बात। आपकी साइकिल फर्टिगेशन नहीं है, साइकिल फर्टिगेशन करके देखिए, आपको परफेक्ट 7 से 9 दिन के बीच में पिकिंग आनी ही चाहिए। और पिकिंग, और एक बात जो बिना भूले मैं बताता हूं, आज की रात की एक मजेदार बात, कि पिकिंग होल्ड की तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बॉडी में के अंदर का पोटेशियम और कैल्शियम पूरी मिर्च खत्म कर लेती है। अगले पिकिंग के बाद वजन भी घटेगा, अगले पिकिंग के बाद डंडी टूट के हाथ में आएगी चिली के साथ। बहुत टूटती है। अरे टूटती बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एक पिकिंग होल्ड कर दी तो दूसरे पिकिंग में डंडी के साथ मिर्ची आपके हाथ में आती है। क्यों हुआ? पोटेशियम भी खत्म किया, कैल्शियम भी खत्म किया, अटैचमेंट ही खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक चीजों पे ध्यान दो, भले भाव नहीं है इसलिए पिकिंग कभी भी लेट नहीं करना है। सक्सेस होना है तो पिकिंग कितना भी रेट कम हो ज्यादा हो, भले पिकिंग स्प्लिट करके यूज करो, हार्वेस्ट करो। स्प्लिट यानी थोड़ा थोड़ा करके 4-4 दिन में निकालो। रेट नहीं है ना, हर 4 दिन में पिकिंग करो, लेकिन जो मैच्योर उतनी करते रहो। भाव नहीं है तो पिकिंग के दिन कम करो, उल्टा होता है, आप पिकिंग के दिन और उसकी पिकिंग जितने होल्ड करेंगे उतनी उसकी लाइफ भी घटेगी और उतना उसका नुकसान होगा कि अगली पिकिंग के बाद उसके जो डंडे है, उसकी जो स्प्राउटर है, उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी और बॉडी के अंदर की न्यूट्रिशन की चेन हिल जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए पिकिंग कभी भी लेट नहीं करना है। मिर्च में जब ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और उसके साथ जो आपकी पिकिंग बढ़ाने की जो दवाइयां है, रेगुलेटर है, प्रमोटर है, इसके बाद इनहिबिटर है, जो कुछ है, इन सारियों का इस्तेमाल आपको करना है। तो कब करना है? आज पिकिंग हो गई, वाटर मैनेजमेंट करो और दूसरे दिन स्प्रे करो। बीच में कभी भी ग्रोथ प्रमोटर रेगुलेटर का स्प्रे कभी नहीं करना है। पिकिंग के पीछे हर पिकिंग में एक बार स्प्रे, बीच में जो भी स्प्रे करने हैं वो खाली पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बाकी कुछ नहीं लेना है उसमें। स्पेशली चिल्ली को 100% सक्सेस करना है तो खिचड़ी बना के स्प्रे नहीं चलता है। तो इसमें अगर खिचड़ी बना के 10-5 दवाइयां ठोक के इकट्ठा ठोकेंगे तो फिर उल्टा वो पत्ते जल्दी मैच्योर होंगे और जल्दी मैच्योर होके दवाइयां और आपका जो अनरेगुलर जो कि शेड्यूल है वही आपके सकिंग, च्यूइंग और फंगस का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हर पिकिंग के एक पीछे हार्वेस्टिंग की ग्रोथ स्प्रे और बाकी के बीच में आपकी दवाई का स्प्रे। क्लियर? जब भी आपको ऐसा लगता है ठंडी शुरू ही हो जाती है और एक समय ऐसा आता है, ये पिछले 3-4 साल से शुरू हुआ है, बारिश का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कभी भी गिर जाता है ना? दावा कोई कर सकता है कि अभी बारिश खत्म हुई हो गई? अभी ये जो बीच में बारिश जब गिरती है, कब जाके
गर्मी होके बारिश गिरना, गर्मी होके बारिश गिरना, ये सबसे डेंजर है। इससे नुकसान क्या होता है, च्युइंग सकिंग पेस्ट की जो प्रजाति इतनी बढ़ जाती है कि अगर बादल आके भी छा के गए या तो बारिश भी 4 बूंदे भी गिर के गई तो आने वाले 4 दिन के बाद आपको च्युइंग और सकिंग पेस्ट इतने दिखेंगे कि थक जाएंगे, क्योंकि उसको दिन रात प्रोडक्शन करने में सिंप्लिसिटी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, जब पूरे साल एक सिंगल प्रैक्टिस चलानी है, जब रात और दिन में लाइट, अपने महीने में एक दिन आता है, कौन सा दिन आता है जिसमें रात में भी लाइट होती है दिन में भी होता है? यहाँ तो पूरी दिन की नहीं होगी। अरे सर, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। अरे पूनम, बरोबर होता है कि नहीं होता है? और इसी के अगल बगल यानी इसी के 2 दिन 4 दिन के बाद सकिंग और च्युइंग पेस्ट आपको दिखेंगे काफी ज्यादा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो अपना मल्चिंग तो डाला ही है, बात सही है ना? तो मल्चिंग में बीच बीच में एक अपने घर में जो 5 लीटर 10 लीटर की बकेट, जो आपके अभी खाद भी बकेट में मिलते हैं, ऐसे बकेट, वेस्ट बकेट, उस वेस्ट बकेट में आपको जो खत्म हुआ खराब हुआ ऑयल मिलता है, कौन सा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ऑयल बदला हुआ, जो क्रूड ऑयल खराब हुआ इंजन ऑयल, इंजन ऑयल, वेस्ट इंजन ऑयल मिलता है। ये इंजन ऑयल में गुड़ डालने का, उसमें चूना डालने का, कितना डालने का, तो 10 लीटर अगर इंजन ऑयल लिया, वेस्ट खराब हुआ, तो उसमें 200 ग्राम चूना, कितना, 200 ग्राम चूना, 200 ml डीजल, क्या डालना है, 200 लीटर डीजल, 200 ml डीजल, और इसमें और क्या डालना है, इसमें थोड़ा सा गुड़, आधा केजी गुड़, इसका घोल बनाओ और ब्रश लेके इसकी पेस्ट इतने जगह पे पेड़ के दोनों तरफ खाली मल्चिंग पे लगाते जाओ। तो सकिंग और च्युइंग पेस्ट पूनम के दूसरे दिन जितने भी पैदा होंगे वो पहले ट्रैवल करते हैं सरफेस से, तो वहां चिपक जाते हैं। आपको पैड लगाने की भी आवश्यकता नहीं, मल्चिंग लगा ही लिया ना, उसका फायदा ले लो। फ्लाई करने के लिए ऊपर चिपकेंगे, जो पैदा हुए अभी वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो लगाना कहा है, जैसे पेड़ से दोनों पेड़ के बीचों बीच दोनों तरफ इतना पैच बनाना है। और ये पैच आपका 4-5 दिन होने के बाद, ये पैच 5 दिन होने के बाद थोड़ा सा डीजल लेके पंप से 5 लीटर 2 लीटर डीजल पंप में डालो और उस पर स्प्रे करो, वो धुल के आप निकल जाएगा। ये वहां रखना भी नहीं, इससे आपके स्प्रे के जो खर्चे हैं, इतने बड़े खर्चे, ये आपके 40% वहीं पे बच जाएंगे। आपको दिखेगा कि इसमें इतना चिपक जाता है कि गुड़ डाला है, चूना भी डाला है, गुड़ चूना इकट्ठा होता है तो इसका एक ऐसा बेसिक इसेंस बनता है जो फ्लावरिंग इसेंस है, फ्लावरिंग इसेंस है। और इसेंस जो है फैलता है, वो चूसिया वहां पे आ जाती है, और वहां तो कोई फ्लावर है नहीं, समझ रहे? ओके, अभी रुके, ओके। इसके लिए मैं फिर एक बार पोलन परिवार की ओर से आपका धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।